वो रात जब शिकारी खुद शिकार बन गया। ड्रैगन क्वीन ने सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा तक बांध ली थी और उससे एक प्याले वाइन में छिपा था एक ऐसा जादू जिससे निकलना अब नामुमकिन था। अपनी शर्त भूल जाओ। सौदे को याद करते हुए वो निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो उस हिस्से को भूल गया था। फिर लड़कियों ने पूछा कि क्या उनके पिता मर गए हैं, लेकिन रॉस ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने बस जरूरत से ज्यादा कर लिया है और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रानी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन डंगवॉन से, जहां 2 गार्ड मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे थे। अचानक अंधेरे गलियारे में कदमों की आवाज और ऊर्जा की लहर गूंज उठी। गार्ड डर के मारे पीछे मुड़े और उन्होंने उसकी महिमा क्वीन रॉसवाइस को देखा। जैसे ही वो पास आई, उसने आदेश दिया कि वे दोनों चले जाएं ताकि वो कैदी से अकेले में बात कर सके। रानी ने अपने आत्मविश्वासी चेहरे के साथ महान नायक से पूछा कि ड्रैगन कबीले के कैदी बनने का अनुभव कैसा लग रहा है। जवाब में जंजीरों में बंधे नायक ने कहा कि उसे बस मार डाले। रानी को ये बात रोचक लगी और उसने पूछा, क्या वो सच में इतने जल्दी मरना चाहता है? वो आगे बढ़ी और उसके चेहरे को छूते हुए बोली कि अगर उसके कुछ और निशान होते तो वो परफेक्ट होता। नायक चिल्लाया कि उसे अपमानित करना बंद करे और मार डाले। फिर भी सिल्वर क्वीन ने उसे अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस पर कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसके योग्य हो? यह सुनकर रानी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलक गए। गुस्से में उसने इतनी जोर से वार किया कि जंजीरें टूट गईं। नायक जमीन पर गिरा खांसते हुए। रानी ने अपने पैर से उसे दबाया और कहा कि उसका हीरो कहलाने का नाम अब कुछ नहीं रखता। नायक ने जवाब दिया कि उसने उसके वंश की विरासत खत्म कर दी है। इस पर रानी हंसी और बोली कि अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो बोला, मानव को कम मत आंको। तभी उसकी गर्दन के चारों ओर रानी की पूंछ लिपट गई। उसने उसे हवा में उठा लिया। सांस रुकते हुए भी नायक बोला, तुमसे 2 गलती हुई हैं। रानी हैरान हुई। उसने कहा, पहली गलती, तुम अकेले आई हो ड्रैगन स्लेयर के पास, और दूसरी, तुमने मेरा खून चखा। ये सुनते ही रानी पर ब्लड कर्स, रक्त श्राप का असर शुरू हो गया। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो पीड़ा में गिर पड़ी। नायक ने कहा, अब तुम मेरी आत्मा के दर्द के साथ सदा जियोगी। रानी तड़प उठी और भावनाओं में बहकर अचानक नायक पर गिर पड़ी। उसके बाद सब अंधकार में खो गया। कुछ देर बाद रानी जागी। कपड़े और जंजीरें बिखरी पड़ी थी। उसे याद नहीं था क्या हुआ था। क्रोध में उसने चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया? नायक बोला, ये एक आत्मा श्राप है। अब जब मैं मरूंगा तुम अनंत पीड़ा महसूस करोगी। वो बोली, ये असंभव है। ये असर तो तुम्हारी मृत्यु के बाद होना चाहिए था। नायक बोला, ये एक दुर्घटना थी। मैंने ऐसा परिणाम नहीं चाहता था। रानी चिल्लाई, चुप रहो। फिर भी नायक मुस्कुराया और बोला कि अब तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। यह सुनकर रानी क्रोध में कांप उठी। उसने ऊर्जा का प्रहार किया और उसके सीने में मार दिया। वो कभी मानवता का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर था, लियोन कॉस्मो, जिसने 5 वर्ष की उम्र में एक जंगली जानवर को मारा था और 15 की उम्र तक युद्धों में ड्रैगनों को हराया था। लेकिन अब वो पराजित था, कैदी बना हुआ था। 2 साल बाद वो अचानक जाग उठा। वो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक काले बालों वाली छोटी लड़की झांकती है और कहती है, पापा जाग गए। वो हैरान रह जाता है। लड़की का नाम था मून। वो कहती है कि उसकी मां का नाम रॉसवाइस है। ये सुनकर लियोन स्तब्ध रह जाता है, यानी रानी उसकी बेटी की मां थी। रानी अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार तुम जाग गए। लियोन पूछता है, क्या मून सच में मेरी बेटी है? रानी जवाब देती है, हाँ, जैविक रूप से। लियोन गुस्से में पूछता है, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? वो कहती है, क्योंकि तुम 2 साल से कोमा में थे और मैं यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। जब लियोन चिल्लाता है कि वो उसे कभी नहीं चाहता था, रानी मुस्कुराकर कहती है, क्या मुझे छूना यातना थी? उसकी पूंछ उसके पैर में लिपट जाती है और वो उसे बिस्तर पर गिरा देती है। वो कहती है कि अब वो उस पर ड्रैगन का निशान उकेरेगी, जिससे वो सदा उसका बंदी रहेगा। वो तड़प उठता है, लेकिन रानी कहती है, ये तुम्हारे लिए शर्म होगी, पर मेरे लिए गर्व। इसके बाद वो कहती है, अब तुम्हारा असली बदला शुरू होता है, एक ड्रैगन के रूप में।
कुछ समय बाद दो नौकरानियां कहती हैं कि रानी बहुत खुश है क्योंकि उसके पति जाग गए हैं। लियोन ये सुनकर चिढ़ जाता है और भागने की योजना बनाता है। उसे महल के पास एक गुप्त सुरंग मिलती है। वो उसमें घुस जाता है और कहता है, अब रॉसवाइस, तुम लिटिल मून को अपने पास रखो। लेकिन दूर से छोटी मून अपनी मां से कहती है, मां, पापा कुत्ते की तरह गड्ढा खोद रहे हैं। रानी मुस्कुराकर कहती है, वो सचमुच अद्भुत है। थोड़ी देर बाद लियोन जंगल में भागता है, सोचता है कि अब वो आजाद है। तभी आसमान में एक ड्रैगन उड़ता दिखाई देता है। रॉसवाइस। वो चिल्लाता है, फिर तुम? रानी कहती है, भागने में तुम बहुत अच्छे हो। वो बताती है कि उसने खुद उसके लिए भागने का रास्ता बनाया था। अंत में वो उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें वापस ले जा रही हूं। 3 घंटे बाद वो सीमा पर पहुंचती है और उसे आसमान से गिरा देती है। वो दर्द में जमीन पर गिरता है और दूर एक मानव नगरी देखता है। पीछे से रानी मानव रूप में आती है और कहती है, हां, वही तुम्हारा साम्राज्य है। अनुवाद। खोया हुआ शहर उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो बस ऐसे ही वापस लौट सकता है। मुस्कुराते हुए वो स्त्री चेतावनी देती है कि भले ही वो इतना पास आ गया है, फिर भी वो वापस नहीं जा पाएगा। अचानक उसके सीने पर बना निशान बैंगनी रोशनी से चमकने लगता है। तब वो महिला बताती है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर पर बना ड्रैगन का निशान प्रबल इच्छा महसूस करता है, तो दूसरे व्यक्ति का निशान भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। वह उसे उसके शरीर की गर्मी को लेकर चिढ़ाती है और वो पूछता है कि क्या वो यहीं पर ऐसा करना चाहती है। वह जवाब में कहती है कि उसने उसे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो अपने ही गृहनगर के सामने शर्म का असली मतलब समझ सके। सीने पर हाथ रखकर वो पूछता है कि क्या वो सच में सोचती है कि वो इस वजह से अपना विश्वास खो देगा। फिर वह उसे पकड़ लेता है और कसम खाता है कि वह सही समय आने पर उसे दिए गए अपमान का दुगना बदला चुका देगा। उसके इस अप्रत्याशित रवैये से महिला कुछ पल के लिए बिल्कुल निशब्द हो जाती है। हैरानी से मुस्कुराते हुए वह हल्की लाली के साथ कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी, चाहे वो जिंदा रहे या मरा हुआ। कुछ समय बाद साम्राज्य की सीमा के पास एक शहर में वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। एक दूसरे को गले लगाते हुए वे पूरी संतुष्टि की मुस्कान साझा करते हैं। महिला थके हुए साथी के पास लेटी हुई कहती है कि उसकी प्रदर्शन क्षमता से वह बहुत खुश है। फिर वह मजाक करते हुए कहती है कि हर महीने उसे यहाँ लेकर आएगी ताकि वो अपने गृहनगर की सैर कर सके। गुस्से में योद्धा उठ खड़ा होता है और उसे शक्ति सोखने की दीवानी ड्रैगन रानी कहता है। वह कहती है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उनकी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। लेकिन वह उसे रोकता है और कहता है कि एक ड्रैगन स्लेयर होने के नाते वह किसी का शिकार बनकर नहीं घूम सकता। वह अकेले सफर करेगा। वह चेतावनी देती है कि सफर में 10 दिन से ज्यादा लगेंगे, लेकिन वह जवाब देता है कि इंसानों की सहन शक्ति को कम मत आंकना। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि वह देखना चाहती है कि वह कितनी देर तक टिक सकता है। कुछ समय बाद वह युवक जंगल से गुजरते हुए मुश्किल से चल पा रहा होता है। जल्द ही वो थक कर रुक जाता है, हांफते हुए जमीन पर बैठ जाता है। महिला पास आकर पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वह इनकार करता है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसमें सिर्फ जिद ही मजबूत है, बाकी कुछ नहीं। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी वह युवक पेड़ों के बीच से ड्रैगन स्लेयर आर्मी को आते देखता है। वह खुश होकर सोचता है कि शायद ये योद्धा उसे ड्रैगन से बचा सकते हैं, लेकिन उसके पास खड़ी ड्रैगन रानी का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो जाता है। उसी क्षण उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने मदद के लिए पुकारा तो ये सब मारे जाएंगे। एक सैनिक इशारा करके अपनी टोली को रुकने को कहता है। कप्तान आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वे रास्ता भटक गए हैं। मुस्कुराकर युवक जवाब देता है कि वे बस टहलने निकले थे, वह किसी निर्दोष को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कप्तान उन्हें जंगल के खतरे के बारे में बताता है और सुरक्षा के लिए उन्हें सवारी देने की पेशकश करता है। फिर वह अपना नाम वॉकर बताता है, जो 47वीं ड्रैगन स्लेयर स्क्वाड्रन का कप्तान है। युवक विनम्रता से मना कर देता है और कहता है कि वे खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। संदेह में कप्तान कहता है कि उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है।
ये सुनते ही ड्रैगन रानी की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। युवक तुरंत उसकी चमकती हुई हथेली को देखकर स्थिति समझ जाता है और फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वह हमला न कर सके। वह उसे गले लगाकर कहता है कि कप्तान ने शायद किसी और को समझ लिया है और धीरे से फुसफुसाता है कि उसे स्थिति संभालने दे। कप्तान मुस्कुराकर कहता है कि वह उनके रोमांस में बाधा नहीं डालेगा और अपनी टोली के साथ चला जाता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, दोनों अंधेरी सड़क पर गाड़ी को दूर जाते हुए देखते हैं। गुस्से से ड्रैगन पूछती है कि क्या उसने उसे काफी देर तक गले लगा लिया है। फिर वह उसे जोर से धक्का देती है। वह स्वीकार करती है कि युवक ने सही किया जो उसने मदद नहीं मांगी, लेकिन उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी हद पता होनी चाहिए। वह साफ कहती है कि उसने कभी खुद को उसकी पत्नी नहीं माना। फिर वह कहती है कि रास्ता लंबा है और चल पड़ती है। अचानक युवक अपने हाथ में तेज दर्द महसूस करता है और उसकी नजर धुंधली हो जाती है। वह उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन गिर पड़ता है। उसे गिरा हुआ देखकर वह हैरान होती है और कहती है, क्या सच में बेहोश हो गया? व्यंग्य में उसे कमजोर इंसान कहकर वह अपनी शक्तिशाली आभा फैलाती है। फिर वह उसे जमीन से उठाती है। ड्रैगन में बदलकर वह उसे हवा में उछालती है और अपने मुंह में पकड़ लेती है। वह उसकी पीठ पर बेहोश पड़ा रहता है जबकि वे आसमान में उड़ रहे होते हैं। तारों से भरे आकाश के नीचे उड़ते हुए वह सोचती है कि शायद उसका गिरना दया की गुहार थी। भोर में दृश्य फिर से शानदार सिल्वर ड्रैगन किले में लौटता है। किले के भीतर योद्धा अंततः आरामदायक बिस्तर में जागता है। उसके पास लिटिल मून उत्साहित होकर अपने डैडी को जगह देखकर खुशी मनाती है। संदेह में वो पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचा और लड़की जवाब देती है कि मम्मी ने उसे वहां लाया। इसके साथ ही वो याद करता है कि रानी के द्वारा पकड़े जाने के दौरान उसे शिकार जैसा महसूस हुआ। फिर उसका ध्यान घायल हाथ पर बंधी पट्टी की ओर जाता है। गर्व से छोटी लड़की बताती है कि उसने वो पट्टी अपने डैडी के लिए ही बांधी थी। जैसे ही वो उसे देखता है, वो सोचता है कि ड्रैगन एक क्रूर और हिंसक जाति है। इसके बावजूद वो नोटिस करता है कि बच्चा किसी प्रकार की शत्रुता नहीं दिखाता और उसे पिता के रूप में स्वीकार करता है, शायद क्योंकि वो हाइब्रिड है। मुस्कुराते हुए वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो अद्भुत है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी माँ जैसी ना बने, जिससे वो भ्रमित हो जाती है। अचानक रोसीस खुद दरवाजे पर आती है और पूछती है कि ऐसा होने में क्या बुरा है। हक्का भक्का रहकर वो कुछ कहने से इनकार करता है और महिला ट्रे के साथ पास आती है। फिर बेटी गर्व से बताती है कि उसने डैडी की चोट पट्टी उसके निर्देशानुसार बांधी। बहुत अधिक भाव के बिना ड्रैगन टिप्पणी करता है कि उसे वैसे भी ऐसा करना चाहिए था। लड़की आज्ञाकारी प्रतिक्रिया देती है, जबकि पिता सोचते हैं कि उसकी माँ कितनी सख्त है। प्राइवेटली बात करने के लिए वो सुझाव देता है कि छोटी लड़की बगीचे में छिपने जाए। इसके साथ ही छोटी लड़की डैडी के साथ छिपम छिपाई खेलने के विचार से उत्साहित हो जाती है। बॉयड लड़का जल्दी जल्दी गिनती शुरू करता है, लेकिन मुन उत्साहित होकर कहती है कि वो इतनी जल्दी गिनती ना करे। वो गिनती करता रहता है और अपनी बेटी को दौड़ते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद वो अचानक रानी से सामना करने के लिए मुड़ता है। वो नाराज होकर पूछता है कि क्या वो बच्चे के साथ बहुत कठोर नहीं हो रही। रानी बताती है कि ड्रैगन को सशक्त योद्धा बनाने के लिए कड़ा होना पड़ता है। वो तर्क देता है कि उनकी बेटी कोमलता मिली है, लेकिन वो कहती है कि ड्रैगन के लिए कोमलता एक अपमानजनक शब्द है। मुस्कुराते हुए युवक रानी की तारीफ करता है, कहता है कि वो जब चाहे तो प्यारी भी लगती है। ये अप्रत्याशित टिप्पणी रानी को स्पष्ट रूप से नाराज कर देती है। गुस्से में वो उसका कमीज कसकर पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि वो सिर्फ उसका गुलाम है और उसके सामने खुद को फेंकना बंद करे। उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया से युवक पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। रानी उसे बताती है कि उसके रानी के रूप में कर्तव्य है और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी अब युवक की होगी। एक गले लगाते हुए वो नर्म हो जाती है और कहती है कि उसकी बेटी उसे बहुत पसंद करती है। इसके बाद दृश्य किले के सुंदर बगीचे में बदलता है। वो बगीचे में चलते हुए व्यंग्यात्मक रूप से सोचता है कि एक बच्चे का देखभाल करने वाला बनना कैसा अनुभव है। अचानक उसने बगीचे के दूसरे ओर से एक अजीब आवाज सुनी। वहां वो देखता है कि मून एक स्तंभ के पीछे छिपी हुई है। सोचती है कि उसने उसे धोखा दिया है। मुस्कुराते हुए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मून की नाराजगी देखते हुए वो समझता है कि बच्चे का मूड समझना कठिन है। तभी मून उसके पीठ पर कूदती है और खुशी से डैडी को पकड़ने का जश्न मनाती है। हैरान होकर वो पूछता है कि क्या उसने भी उसे छोड़ दिया। मून समझाती है कि वो बाहर इसलिए गई क्योंकि डैडी उसे नहीं ढूंढ रहे थे। फिर मून उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाती है और वो उसके पीछे चलता है, अभी भी भ्रमित। पास ही एक और छोटी लड़की चुपचाप इस दृश्य को देखती है। थोड़ी देर बाद फवारे के पानी की हल्की आवाज बगीचे की दीवार से टपकती है। वहीं मून अपने ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करती है और उसके पीछे उसका पिता मुस्कुराते हुए देखता है। वो सोचता है कि बेटी होना इतना बुरा नहीं है और उसकी आत्मा को ये अनुभव ठीक कर रहा है। फिर वो खुद से वचन करता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो ड्रैगन रानी से सुरक्षित बाहर निकल सके। अचानक लड़की दौड़कर आती है और उसे वो पारिवारिक पोर्ट्रेट दिखाती है जो उसने बनाया है। चित्र देखते हुए युवक चौंक जाता है कि इसमें 2 बच्चे हैं। वो पूछता है कि दूसरी आकृति कौन है
और मून बताती है कि वो उसकी बहन है। पूरी तरह हैरान, वो समझता है कि उसने एक ही बार में 2 लक्ष्य साध लिए थे। मून समझाती है कि उसकी बहन नाराज नहीं थी, बस शर्मीली थी। वो सोचता है कि यह सामान्य है क्योंकि वे अभी अभी मिले हैं। उसके बाद वो रानी के पास जाता है और बहनों के बारे में जानकर थोड़ा चौंक जाता है। रानी अपनी बहन के आगमन के बारे में बताती है। अचानक सिल्वर ड्रैगन मंदिर के शहर के गेट पर एक महत्वपूर्ण मेहमान पहुंचती है, लाल ड्रैगन की रानी इजाबेल मेलेक। इजाबेल रानी रॉसवाइस को देखकर खुश होती है और उसे गले लगाती है। वो कहती है कि 1 साल हो गया है जब वे आखिरी बार मिली थीं और वो देखकर खुश है कि रॉसवाइस स्वस्थ दिख रही है। वो पूछती है कि उसका पति क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने सुना था कि वो अब जाग चुका है। रॉसवाइस झूठ बोलती है कि वो ठीक नहीं है और इजाबेल दुख व्यक्त करती है कि वो उस ड्रैगन से नहीं मिल पाई जिसने उसकी बहन का दिल जीता। दोनों बहनें बागीचे की ओर चलते हैं और साथ चलकर बातें करते हैं।
किसी खिड़की से दूर से एक व्यक्ति उन्हें देख रहा है और ठान लेता है कि अब वो ड्रैगन मार्क की शक्ति का परीक्षण करेगा। इजाबेल आगमन के दौरान आग के ड्रैगन राजा के क्षेत्र में हाल ही में हुई अस्थिरता के बारे में बताती है। रॉसवाइस कॉन्स्टेंटीन नाम याद करती है और उसके दिमाग में आग के ड्रैगन की छवि आती है। उसकी बहन अनुमान लगाती है कि वो अपनी क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। अचानक रॉसवाइस के सीने पर मार्क तेज रोशनी के साथ चमक उठता है। उसे एक अजीब कनेक्शन महसूस होता है। इजाबेल पूछती है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन रॉसवाइस बात को ढकती है और कहती है कि बातचीत जारी रखो। वो गुस्से में सोचती है कि यह सब लियोन की वजह से हुआ। इस बीच लियोन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा है, सोचते हुए कि रॉसवाइस कितनी देर तक सहन कर पाएगी। थोड़ी देर बाद वो अचानक कमरे में आती है और उसका नाम पुकारती है। लियोन चौंक जाता है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आई। रॉसवाइस उसे पकड़ती है और पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर मार्क को सक्रिय किया ताकि उसकी बहन के सामने उसे शर्मिंदा किया जा सके। लियोन निर्दोष बनने का नाटक करता है और कहता है कि क्या ये उसकी गलती है कि वो उसे मिस कर गया। उसकी बात सुनकर रॉसवाइस चुप हो जाती है और गहरा शर्मिंदा हो जाती है। लियोन महसूस करता है कि उसका प्लान सफल रहा। रानी गुस्से में उसे धमकाती है, लेकिन लियोन उसे छिड़ते हुए मुस्कुराता है। वो समझता है कि सिर्फ एक वाक्य ने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया है। यह सब ड्रैगन मार्क की शक्ति का परिणाम है। इस बीच वो याद करता है कि उनकी बेटियां इंतजार कर रही हैं। रानी की बहन शहर के गेट पर विदा लेती है। रॉसवाइस उसे सुरक्षित विदा कहती है और कहती है कि वो उसे अगले बार अपने पति से मिलवाएगी। लियोन अचानक चीखता है, सोचते हुए कि रानी उसके बारे में बुराई कर रही होगी। वो देखता है कि मून और नोआ पहले ही सो चुकी हैं। वो चुपचाप उनका कंबल ठीक करता है ताकि वो ठंडे ना हो। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगता है, रॉसवाइस उसके रास्ते में दरवाजा बंद कर देती है। वो पूछता है कि क्या उसकी बहन चली गई, और रानी याद दिलाती है कि आज उनका अधूरा काम बाकी है। रानी उसे कमरे में खींच ले जाती है और लकड़ी के बेसिन में गर्म पानी रख देती है। लियोन पूछता है कि ये किस लिए है। रानी थक गई है और उसे मदद करने का आदेश देती है। उसने उसे अपने पैर धोने के लिए आदेश दिया। ये अप्रत्याशित आदेश उसे पूरी तरह चौंका देता है। फिर भी वो जिद करती है कि वो आज्ञाकारिता करे, ये कहते हुए कि ये पहले हुई घटना का परिणाम है। अनिच्छा से पूर्व शिकारी घुटनों के बल बैठ जाता है, खुद को एक ड्रैगलिस्ट की सेवा करते हुए शर्मिंदा महसूस करता है। जब वो महिला का पैर पकड़ता है तो वो सोचता है कि उसने पहले कितने शिकारियों को कुचला होगा। रोजा उलझन में पड़ जाती है, ये सोचते हुए कि वो सिर्फ उसके पैरों को निहार क्यों रहा है। शर्माते हुए वो खुद से सवाल करती है कि शायद उसे फुट फेटिश है। अधीर होकर वो उसे पानी में पैर डालने के लिए कहती है। फिर उसके पैर गर्म पानी के बर्तन में डूबते हैं। अचानक रानी चीखती है कि पानी बहुत गर्म है और उसे चेहरे पर लात मारती है। असर से लियोन पीछे की ओर गिर जाता है। वो उसे आरोपित करती है कि वो बहुत गर्म पानी से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ वो उसे याद दिलाता है कि मदद करने के लिए उसने ही कहा था। रॉसवाइस कहती है कि लगता है उसने अपनी सीख नहीं ली। उसके पैरों को उसके सीने पर रखते हुए वो पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा था कि वो ड्रैगन द्वारा कुचला जाएगा। फिर वो सोचती है कि क्या होगा अगर वो एक विशेष बिंदु पर दबाव डाले। सख्त दबाव से वो दर्द और असुविधा में कराहता है। लियोन उसे रोकने को कहता है, शर्म और सुख का अजीब मिश्रण महसूस करते हुए। ड्रैगनिस्ट उसे चुनौती देती है, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक सहन कर सकता है। फिर भी वो तय करता है कि वो उस महिला की तानाशाही के आगे नहीं झुकेगा। एक तेज गति से वो उसके पैर को मजबूती से पकड़ता है। लियो टिप्पणी करता है कि उसने कई तरह के पैरों को खाया है, लेकिन कभी ड्रैगन का नहीं। ये धमकी रॉस को चौंका देती है, ये सोचते हुए कि वो आगे क्या करेगा। जल्द ही वो उसके पैर को काट देता है, ये कहते हुए कि वो कच्ची ड्रैगन क्लॉज खाएगा। रानी चीखते हुए उसे मारने की धमकी देती है। अगले दिन नून अभी भी सुस्त अवस्था में उठती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि वो लंगड़ा क्यों रही है, लेकिन रॉसवाइस केवल इतना जवाब देती है कि कुछ नहीं। फिर वो लियोन से उसके चेहरे पर बैंडेज के बारे में पूछती है। वही टालमटोल जवाब सुनकर लड़की का चेहरा उलझन में पड़ जाता है। फिर वो खुशी से निष्कर्ष निकालती है कि ये मजेदार खेल था और वो भी इसमें भाग लेना चाहती है।
सिल्वर ड्रैगन के महल के बागीचे में लियोन और रॉसविस चुपचाप चलते हैं। आगे महिला नाराजगी से चलती है और वो उसके पीछे रहता है। दूरी से दो नौकरानियां उन्हें देखती हैं और सोचती हैं कि दृश्य रोमांटिक डेट जैसा है। हालांकि एक को ये अजीब लगता है कि रानी और राजकुमार निकट नहीं दिखते। रॉसविस चुपचाप अपनी चाल जारी रखती है। आदमी भी स्थिति से असहज दिखता है। फिर वो चुप्पी तोड़कर उसके चलने का कारण पूछता है। कुछ समय पहले उसने उसके साथ बाहर चलने से मना किया था। ड्रैगनिस्ट बताती है कि उन्हें जनता के लिए परिवार की सामंजस्यपूर्ण छवि बनाए रखनी है। लियोन सोचता है कि वो अजीब व्यवहार कर रही है और सोचता है कि वो क्या योजना बना रही है। छिपकर मुन टिप्पणी करती है कि उसका पिता इतना धीमा है कि वो अपनी मां का हाथ भी नहीं पकड़ सकता। निर्धारित होकर वो मदद करने का फैसला करती है, भले ही नोन उसे रोकने की कोशिश करे। बिना हिचकिचाहट के वो युगल की ओर दौड़ती है, जबकि उसकी बहन उसे छोड़ने के लिए कहती है। अचानक छोटी लड़की युगल के पीछे प्रकट होती है और लियोन पूछता है कि वो वहां कैसे आई। नून फिर उनके एक हाथ को पकड़कर उन्हें जोड़ देती है। फिर वो समझाती है कि सैर करने के लिए हाथ पकड़ना जरूरी है। छिपकर लड़कियां युगल को बहुत प्यारा पाती हैं और नून निष्कर्ष निकालती है कि ये उनकी मां नहीं है जो इसमें फिट नहीं बैठती। होता है जब एक इंसान ड्रैगन की रानी का गुलाम बन जाता है और प्यार, सजा और शक्ति एक ही कहानी में घुल जाते हैं। ये है When the Dragon Slayer Marries the Queen of Dragons AP3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों रानी के शानदार कमरे में पहुंचते हैं। फर्श पर गर्म पानी से भरा टब रखा है। लियो हैरान होकर पूछता है, ये किस लिए? रानी ठंडी आवाज में जवाब देती है, पैर धोने के लिए, मेरे पैर। लियो हक्का बक्का रह जाता है। क्या तुम मजाक कर रही हो? रानी मुस्कुराती है, क्या मैं इंसानों से मजाक करती हूं? मजबूरी में लियो घुटनों पर बैठ जाता है। ड्रैगन की सेवा करते हुए अपमान महसूस करता है। वो सोचता है, जिसने इतने शिकारी मारे, आज मैं उसी के पैरों पर हूं। रानी अधीर होकर कहती है, पैर पानी में डालो। जैसे ही पानी में पैर जाते हैं, वो चीख उठती है, ये बहुत गर्म है, और गुस्से में लियो को लात मार देती है। लियो पीछे गिर जाता है। वो कहती है, जानबूझकर किया ना? लियो मुस्कुराता है, आदेश तो आपका ही था। वो उसका सीना दबाकर कहती है, कभी सोचा था किसी ड्रैगन के नीचे दबोगे? दर्द से कराहता लियो कहता है, बस करो, पर वो और दबाव बढ़ा देती है। फिर लियो उसका पैर पकड़कर हंसता है। कई तरह के पैरों का स्वाद लिया है, पर ड्रैगन का नहीं। रानी चौंकती है, क्या मतलब? लियो कहता है, अब पता चल जाएगा, और वो सचमुच उसके पैर पर काट लेता है। रानी चीख उठती है, तुम मरोगे इंसान, की कसम खाती है। अगली सुबह नून नींद में उठती है और मां से पूछती है कि वो लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं। रॉसवाइस कहती है, कुछ नहीं। फिर वो लियो के चेहरे पर पट्टी देखती है और वही जवाब पाती है। बच्ची उलझन में मुस्कुराती है और कहती है, लगता है तुम दोनों कोई मजेदार खेल खेल रहे थे, अगली बार मैं भी खेलूंगी। महल के बाग में लियो और रॉसवाइस चुपचाप टहलते हैं। वो आगे गुस्से में चलती है और वो पीछे। दूर खड़ी दो नौकरानियां सोचती हैं कि ये जोड़ा डेट पर निकला है, पर उन्हें यह भी अजीब लगता है कि दोनों के बीच कोई नजदीकी नहीं है। चुप्पी तोड़ते हुए लियो पूछता है कि ये टहलना आखिर किस लिए है। वो बताती है कि उन्हें लोगों के सामने खुशहाल परिवार का दिखावा करना होगा। लियो को लगता है कि वो कुछ साजिश रच रही है। दूर से नून देखती है और कहती है, पापा तो बहुत सुस्त हैं, मम्मी का हाथ पकड़ना भी नहीं आता। वो दौड़कर आती है, दोनों का हाथ पकड़कर जोड़ देती है और कहती है, घूमने निकलते हैं तो हाथ पकड़ना जरूरी होता है। ये देखकर दोनों लड़कियां छिपकर हंसती हैं। लियो सोचता है कि हाथ पकड़ना रॉसवाइस को इतना असहज क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है, बच्चियां तुम्हें मां कहती हैं पर मम्मी नहीं कहती, इसलिए थोड़ा अजनबीपन लगता है। रॉस उलझ जाती है कि दोनों शब्दों में क्या फर्क है। लियो मुस्कुराकर सुझाव देता है कि अब से वे उसे मम्मी कहने की कोशिश करें। वो चौंक जाती है लेकिन मान जाती है। फिर वो उसे खींचते हुए कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे महल के पीछे बने गोदाम नुमा स्थान पर ले जाती है। दरवाजा खोलते हुए कहती है, नाम चाहे जो रख लो, जगह तो यही है। अंदर पहुंचकर लियो को वहां का खजाना देखकर हैरानी होती है। फिर उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर जाती है जिसे उसकी दादी ने दिया था। रॉसवाइस बताती है कि कुछ चीजें उसके लिए यादें हैं, बाकी युद्ध की ट्रॉफियां। वो अपने परिवार की कहानी बताती है कि वो और उसकी बहन अपनी दादी के साथ बड़ी हुई थी। लियो कहता है कि वो भी अनाथालय में पला और उसके गुरु ने उसे अपनाया। फिर वो पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है। रानी एक संदूक के पास जाती है और कहती है,
इसमें वो है जो तुम्हें तुम्हारी चिंताओं से दूर रखेगा। वो संदूक खुलती है और लियो दंग रह जाता है क्योंकि उसमें उसकी पुरानी काली सुनहरी कवच होती है। रॉस मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम इसे हमेशा वापस नहीं चाहते थे? वो यकीन नहीं कर पाता कि ये सच है। जैसे ही वो कवच को छूता है, उस पर जादुई रून चमक उठते हैं। रॉस वाइस विजयी मुस्कान के साथ कहती है, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। वो बताती है कि उसने कवच पर ड्रैगन का निशान लगाया था जो उसके स्पर्श से सक्रिय हुआ। लियो दर्द से कराहता है और पछताता है कि उसने उस पर भरोसा किया। वो उसका ठुड्डी पकड़कर कहती है, क्या तुम इसे सह सकोगे मेरे प्यारे पति? फिर वो उसे जमीन पर धकेल देती है। जादू का असर उसके शरीर में फैलता है और रॉस वाइस झुककर मुस्कुराती है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने के कई तरीके सोचे थे, पर तुम खुद ही फंस गए। लियो हक्का बक्का रह जाता है। वो पूछता है, क्या परिवार की बातें और वो सब झूठ था? वो जवाब देती है, सब सच था, पर मेरे इरादे नहीं बदले। फिर वो उसकी बात याद दिलाती है, तुमने कहा था कि मुझे नियंत्रण पसंद है। सही कहा था। फिर झुककर उसे चूमती है और कहती है, अब तैयार हो जाओ मेरे प्याले पति। दरवाजे बंद हो जाते हैं और ड्रैगन शिकारी की किस्मत सील हो जाती है। कई घंटे बाद वो थका हुआ सांस लेते हुए कहता है, आखिर खत्म हुआ। रॉस संतुष्ट निगाहों से उसे देखती है। लियो चिढ़कर पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे जख्म अब भर गए हैं, अब तुम और परिपक्व लगते हो। वो गुस्से से कहता है, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। रॉस हंसकर कहती है, तुम थोड़े समझदार तो हुए हो, पर तुम्हारा शरीर तो बहुत गिर गया है। ये सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। अगली सुबह वो थका हुआ दरवाजा खोलता है। रॉस वाइस सामने खड़ी होती है और मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग। लगता है ठीक से नींद नहीं आई। लियो गुस्से से कहता है, किसकी वजह से? पर वो मासूम बनती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहती है, नुआ की परीक्षा आ रही है, तुम्हें उसे पढ़ाना है। छेड़ते हुए जोड़ती है, कल रात के बाद अब अपनी काबिलियत किसी और तरीके से साबित करना। लियो चढ़कर कहता है, मैं साबित कर दूंगा, बस फिर मुझे इनाम चाहिए। रॉस हंसकर कहती है, ठीक है, बस हद से ज्यादा मत मांगना। सौदा तय हो जाता है। बाद में नन्ही नुआ पूछती है, पापा आप मम्मी से क्यों झगड़ते हैं? लियो मुस्कुराकर कहता है, हमारा यही बात करने का तरीका है। तभी वो पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? वो मासूमियत से दोहराती है, मम्मी। लियो खुश होकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगा। बच्ची शर्मा जाती और कहती है, अब पढ़ाई का समय है। रात में जब लियो पढ़ाई में लगा होता है, रॉस आती और पूछती है, अब तक सोए नहीं? वो बताता है कि वो नुआ के लिए खास स्टडी प्लान बना रहा है ताकि वो सिर्फ 1 महीने में परीक्षा पास कर ले। रॉस गर्व से कहती है, वो मुझ पर गई है। लियो हंसकर कहता है, मुझे तो शक है। वो अपने स्कूल के टॉपर्स के मेडल याद करता है और कहता है, मैं जीनियस था, तुमने कौन सा इनाम जीता था? रॉस कुछ नहीं कह पाती। वो चिढ़कर उसे याद दिलाती है, फिर भी मैं ही हूं जिसने तुम्हें कैद किया था। इस पर लियो झल्ला उठता है, वो बस एक बार। रॉस हंसती है, वो एक बार ही काफी था। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी पीली मिर्च पर जाती है। पूछती है, ये क्या कर रहे हो? लियो कहता है, नींद ना आए। वो चेतावनी देती है कि वो ड्रैगन क्लैन की मिर्च है, झेल नहीं पाओगे। लेकिन लियो खा लेता है और तुरंत चीख उठता है, बहुत तीखी है। वो पानी ढूंढने लगता है, तभी रॉस उसका चेहरा पकड़कर शांत करती है। लियो उसके ठंडे स्पर्श से सहर उठता है। वो हल्का शर्मा कर कहती है, सोचा ठंडे हाथों से आराम मिलेगा। लियो मुस्कुराकर कहता है, अब बेहतर लग रहा है। दोनों एक पल को झेप जाते हैं। रॉस उसे आदेश देती है, अब सो जाओ और मिर्च मत खाना। वो उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि काश वो और देर तक मेरा चेहरा थामे रखती। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक धोखेबाज ड्रैगन है और वो फिर से पढ़ाई में जुट जाता है। किताबों के पन्ने पलटते हुए उसे एक जड़ी बूटी का जिक्र दिखता है, ड्रैगन बिब फोर्स, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन वो नुआ को बताता है कि उसने उसका टेस्ट चेक कर लिया है। वो अंदाजा लगाती है, 50 नंबर। लियो मुस्कुराकर कहता है, 62। बच्ची मुठ्ठियां कस लेती है, बस इतना ही। उसकी आंखों में अब और बेहतर करने की चाह झलकती है। हंसी आई। उसने माफी मांगी और बताया कि कल जो पीली मिर्चें खाई थीं, उसी की वजह से गला जल रहा है। तभी सुनहरे बालों वाली महिला वहां आई और नुआ को बताया कि उसके पिता पूरी रात जागकर काम कर रहे थे। उसने हंसते हुए कहा कि जागे रहने के लिए उन्होंने बहुत तीखी पीली मिर्चें खा ली थीं। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपने पिता की ओर एक छोटा डिब्बा बढ़ाया और कहा, ये लीजिए। वो हैरान होकर पूछता है, ये मेरे लिए? लड़की ने सिर हिलाया और बताया कि ये उसकी मां ने भेजा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अपनी मां को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। वो औरत आखिर इतनी दयालु कैसे हो सकती है? फिर वो हंसकर बोला, चलो अब पढ़ाई शुरू करें। इस तरह पिता और बेटी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। कुछ समय बाद सिल्वर ड्रैगन के महल की रसोई में सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। 2 नौकरानियां सभी मांगी हुई चीजें लेकर आईं। युवक ने कहा कि उन्हें वहीं रख दें। वो सोच रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ बेकार चीजें भी मंगवाई थी ताकि कोई उसकी असली योजना का अंदाजा न लगा सके।
वो मन ही मन जानता था कि भले ही सामग्री आम है, लेकिन इस औषधि के सफल होने की संभावना बहुत कम है। उसने सब चीजें पीसकर मिलाईं, फिर क्रम से उन्हें उबालने के लिए पात्र में डाला। कई घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि वो फिर असफल हो गया है। किताब में बताई गई विधि के मुताबिक उसने कई बार कोशिश की थी, पर हर बार शुद्धिकरण वाले चरण में विफल हुआ। उसे समझ आया कि अधिक ताप से औषधि का असर नष्ट हो जाता है। तभी बाहर आसमान में बिजली चमकी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा और बोला, लगता है बारिश होने वाली है। अचानक उसे अपने पुराने अल्केमी शिक्षक की बात याद आई, जहां आग असफल हो वहां बिजली काम करती है। उत्साहित होकर उसने जादुई शक्ति से आसवन की प्रक्रिया आजमाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि उसकी ताकत सीमित है, पर नियंत्रण उसके पास है। आधे घंटे बाद उसने अपने हाथ में एक छोटी गोली पकड़ी और खुश होकर बोला, ड्रैगन औषधि बनाना तो आसान है। तभी पीछे से नुआ की आवाज आई, डैडी क्या कर रहे हो? वो चौंक गया, बोला, नुआ? लड़की ने पूछा, क्या डैडी कॉफी छुपा रहे हैं? वो हंसकर बोला, नहीं, ये मम्मी की दवा है। लड़की ने पूछा, क्या मम्मी बीमार है? वो बोला, नहीं, बस थकान दूर करने के लिए। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि यह दवा असल में खुद के लिए बनाई थी। नुआ ने मासूमियत से कहा, डैडी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। वो मुस्कुराया, जरूर रखूंगा, जब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बाहर अब तेज तूफान बरस रहा था। अपने कमरे में बैठा वो सोचने लगा कि क्या ये औषधि इंसानों के लिए सुरक्षित है, इसलिए उसने इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, महारानी आप यहाँ? रॉसवाइस अंदर आई और बोली, मुझे नुआ ने बताया कि तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए कोई दवा बनाई है। वो मन ही मन झेम गया, ये छोटी ड्रैगन तो सब बता देती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि तुम इतने साधारण माहौल में भी औषधियां बना सकते हो। दिखाओ क्या तैयार किया है। उसने डिब्बा थमा दिया, सोचते हुए कि चाहे वो मना करे या नहीं, रानी से ले ही लेगी। रॉसवाइस ने डिब्बा खोला और बोली, अद्भुत, तुमने ड्रैगन स्ट्रेंथ जैसी औषधि इतनी कमजोर परिस्थितियों में बना ली। वो हैरान रह गया कि क्या वो सच में तारीफ कर रही है। रानी ने कहा, ये तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन अभी इसे लेना मना है। वो घबरा गया, क्यों? रानी ने समझाया, क्योंकि इसका असर इंसान के शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। वो बोला, क्या वाकई इतनी शक्तिशाली है? रॉसवाइस ने कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, इंसान इसे झेल नहीं सकता। पर युवक ने गर्व से कहा, मैंने अनगिनत ड्रैगनों को हराया है और तुम सोचती हो मैं एक दवा से हार जाऊंगा? रानी के रोकने से पहले उसने गोली मुंह में डाल ली और कहा, साहस ही मानवता का गीत है। रॉसवाइस घबराकर चिल्लाई, लियो! गोली का असर तुरंत उसके शरीर में फैल गया। ऊर्जा उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। रानी दौड़कर उसे थामती और कहती है, मत हिलो, मैं कोशिश करती हूं इसका असर कम करने की। वो दर्द में तड़पता है और कहता है, यही है मानव का साहस। बाहर तूफान और बिजली की गर्जना से पूरा महल कांप उठता है। नीली बिजली का गोला उसके शरीर को घेर लेता है। रानी हैरान होकर कहती है, तुम खुद पर बिजली का जादू इस्तेमाल कर रहे हो, पागल हो क्या? वो चुपचाप दर्द सहता है और अंततः बेहोश हो जाता है। रॉसवाइस उसे गिरने से पहले थाम लेती है। वो सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। जैसे ही वो उठकर डॉक्टर बुलाने जाती है, लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पलट कर देखती है, वो हंस रहा था और उसने दूसरे हाथ से रॉसवाइस की पूंछ पकड़ ली थी। वो झुंझलाकर बोली, अब क्या कर रहे हो? लियो मुस्कुराकर बोला, कहां जा रही हो मेरी पत्नी? रॉसवाइस चौंक गई, कौन तुम्हारी पत्नी? वो बोला, तुम, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रॉस ने सोचा शायद बिजली के असर से उसका दिमाग गड़बड़ा गया है, पर वो फिर भी जिद पकड़े रहा। आखिरकार वो बोली, ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? वो मुस्कुराया, मैं अपनी पत्नी से एक और बच्चा चाहता हूं। यह सुनकर रॉसवाइस संद रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखो पहले। पर वो बोला, मुझे तीसरा चाहिए। रानी ने सोचा अभी बहस करने से बेहतर है साथ देना। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो तुम्हारे देश चलेंगे और फिर? वो बोली नहीं पूरी, पर लियो खुश होकर उछल पड़ा, तुम सबसे अच्छी पत्नी हो। वो झुककर उसे चूमने की कोशिश करता है, पर रॉसवाइस उसे धक्का देकर बोली, ज्यादा फायदा मत उठाओ। फिर उसने उसे बेवकूफ कहा और मुंह पर मुक्का मारा। लियो अब क्या मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूं?
लेकिन उसने बात बदल दी और कहा, मैं हार मानती हूँ, बताओ इनाम में क्या चाहो। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पहले से जानता है क्या चाहता है, मेरे गुरु और उनकी पत्नी की खैरियत का पता कराओ। रॉस ने हामी भरी और उसने औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा। बाद में सिल्वर ड्रैगन अभयारण्य के बगीचे में छोटी मून आई और पूछा, पापा आप बीमार हैं क्या? वो चौंक गया और बोला, क्यों? मून ने कहा, मम्मी कह रही थी कि आपने दवा ली है और पापा लोग बीमार नहीं कहते। वो भड़क गया कि रॉस ने ऐसा बच्चे से कैसे कह दिया। तभी उसने अपने होंठ काट लिए और उनमें से खून निकल आया। ये देखकर मून घबरा गई और बोली, पापा मरना मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं मूर्ख बच्ची। फिर उसने सोचा कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, सीधे साधे शब्द और दिल से बात करने वाली। फिर उसने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना बनाता हूँ। वो खुश हो गई। लियोन ने अपने औजार उठाए और एक रंगीन जादुई घुन बना दिया। उसने कहा, इसे घुमाओ, तुम उसकी पहेलियां हल कर सकती हो। मून बेहद खुश हो गई। उसने सोचा कि बच्चों की देखभाल करने में भी शायद उसका हाथ अच्छा है। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई ड्रैगन उसे दूर से देख रहा हो। फिर उसने तय किया कि बड़ी बेटी नोआ के लिए भी एक खिलौना बनाएगा। बाद में नोआ ने दरवाजे से झांका, देखा कि छोटी बहन सो रही है और मेज पर वही जादुई घुन पड़ा था, साथ में एक नोट, इसे हल कर सको तो देखना। वो मुस्कुराई, बोली कि उसे ऐसे खिलौनों में दिलचस्पी नहीं। फिर भी उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, धन्यवाद पापा। उस सवाल के सामने आदमी बिल्कुल चुप रह गया। तब रॉस वाइस ने समझाया कि उसका शरीर अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ कि वो ड्रैगन रूप ले सके। भावुक होकर म्यून ने अपने पिता से कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और उन्होंने वादा किया कि कोशिश करेंगे। हालांकि भीतर ही भीतर उन्हें लगा कि ये असंभव है। उस पल को पीछे छोड़कर परिवार शहर के दरवाजे की ओर बढ़ा। चारों तरफ इतने सारे ड्रैगन देखकर म्यून मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि इतनी तेज मत चलो। तभी लियोन के शरीर में हल्का कंपन हुआ। ये देखकर रॉस वाइस ने मजाक किया कि जागने के बाद पहली बार वो इतने ड्रैगन देख रहा है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या तुम डर गए? पर उसने इनकार किया और कहा, डर नहीं, बल्कि बहुत उत्साहित हूं। उसकी आंखें चमक उठीं, सोचते हुए कि इन सड़कों पर तो इनाम ही इनाम है और आज वो अमीर बनने वाला है। रॉस ने राहत की सांस ली कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले ही मुनाफा गिनने में लगा था। कुछ देर बाद वे एक फोटो स्टूडियो पहुंचे, जहां घंटी बजी और स्टाफ ने उनका स्वागत किया, सिल्वर ड्रैगन रानी और उसके परिवार के रूप में। अंदर पहुंचकर म्यून ने दीवार पर लगी ड्रैगन की तस्वीरों की ओर इशारा किया। जिज्ञासावश लियोन ने पूछा कि रॉस वाइस को खुद आने की जरूरत क्यों थी, जबकि राजा तो अपने कबीले को आदेश देते हैं। उसने कारण बताया, लेकिन लियोन ने चढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा खिताब उतना बड़ा भी नहीं। रॉस गुस्से में बोली, मेरा खिताब अब भी तुमसे ऊंचा है, और उसने उसके पैर पर हल्की ठोकर मारी। फोटोग्राफर ने कहा कि ये उसके लिए सम्मान की बात है। रॉस वाइस ने कहा कि वो तो बस किस्मत वाले हैं जो अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर उसने पूछा कि लियोन की पूंछ का क्या करें, तो लियोन ने कहा कि उसे ऐसा सूट चाहिए जिसमें पूंछ के लिए जगह ना हो। उसे याद आया कि पहले भी वो पूंछ की सजावट से इनकार कर चुका था, ये कहते हुए कि इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने कपड़े पहने। म्यून और नोआ नई ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही थी। फिर लियोन सफेद सूट पहनकर बाहर आया, इतना आकर्षक कि म्यून बोली, पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फोटोग्राफर ने भी तारीफ की और लियोन ने याद किया कि उसने पिछली बार सूट ग्रेजुएशन के समय पहना था। उसने मुस्कुराकर नोआ से पूछा, कैसा लग रहा हूं? लड़की शर्मा गई और बोली, अच्छे लग रहे हैं। उसी पल पर्दे के पीछे से रॉस बाहर आई, काले गाउन में। सबने देखा तो लियोन चुप रह गया। जब रॉस ने पूछा, क्या हुआ, तो उसने झेंप कर कहा, ड्रेस तुम पर खूब जच रही है। रॉस बोली, अगर तुम्हारी पूंछ होती तो और अच्छा लगता, लेकिन लियोन ने तुरंत मना कर दिया। बच्चियां उन्हें बुलाने लगी और फोटोग्राफर ने कहा कि अब परिवार की तस्वीर का समय है। दोनों को पास आने को कहा गया और झिझकते हुए वे पास आ गए। मुस्कुराइए की आवाज के साथ तस्वीरें ली गईं। जब फोटोज निकले तो फोटोग्राफर ने कहा कि वे एक असली जोड़े लग रहे हैं। फोटोज तैयार होने में 6 घंटे लगने वाले थे, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे शहर घूम आए। बाहर निकलते हुए सबने स्टाफ से विदा ली। चलते हुए म्यून ने एक गेम स्टॉल की ओर इशारा किया। रॉस ने हैरानी से कहा, अब खरीदारी? लियोन ने समझाया कि ये नोआ की परीक्षा से पहले रिलैक्स करने के लिए है। दोनों बच्चियां वहां खेलों के इनाम देखकर खुश हो गईं। तभी पास से शोर आया।
दुकानदार बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा था कि कोशिश करते रहो तो निशाना लग जाएगा। लियोन ने देखा कि ये शूटिंग गेम है। नोआ हार गई तो उसने सोचा कि खेल ऐसा बनाया गया है कि दुकानदार ही हमेशा जीते। दुकानदार ने तब दंपत्ति को खेलने का मौका दिया और कहा कि वे अपनी बच्चियों के लिए टेडी बियर जीत सकते हैं। लियोन ने बच्चियों से पूछा, वाकई चाहती हो? दोनों ने ना कहा, पर वो समझ गया कि मतलब यस है। उसने 10 गोलियां मांगी और हंसते हुए कहा, भुगतान रॉस करेंगी। बंदूक पकड़ते हुए उसने कहा, शिकार एकेडमी के बाद पहली बार इसे छू रहा हूं। पहला निशाना बिल्कुल सटीक लगा। दुकानदार को यकीन था कि उसने बंदूक ऐसी ठीक की है कि कोई जीत ही ना पाए, लेकिन अगले ही पल सारे निशाने लग गए। म्यून खुशी से चिल्लाई, पापा बेस्ट हैं। रॉस ने मुस्कुराकर कहा, इतने भी बुरे नहीं। दुकानदार ने हार मान ली और टेडी दे दिए। लियोन ने बच्चों को पकड़ा दिए। रॉस ने देखा कि जब वो मन से कोशिश करता है तो उसमें एक अलग आकर्षण होता है। वो उसकी तरफ देखती रही और वो सोचने लगा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी पास की बच्ची ने भी अपनी माँ से टेडी मांगा और अगले ही पल रॉस के हाथ में भी एक बड़ा टेडी था। लियोन ने हंसकर कहा, अब तुम्हारे लिए भी जीत गया। रॉस ने कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन मान लिया कि वो प्यारे हैं। टेडी पकड़ते हुए रॉस ने धीरे से कहा, डिनर के बाद मेरे कमरे में आना। लियोन ये सुनकर सन्न रह गया। रात में महल जगमगा उठा। वो गलियारे में चलते हुए सोच रहा था कि शायद ये एक और निजी रात होने वाली है। उसने सोचा, अगर गया तो एक रात तकलीफ होगी, नहीं गया तो हफ्ते भर। तय करके वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर से पानी की आवाज आई। वो समझ गया कि रॉस नहा रही है। उसने शीशे के पार उसकी परछाई देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर दरवाजा खुला। रॉस केवल एक गाउन में बाहर आई और बोली, शुरू करें? वो डर गया क्योंकि वो समझ गया कि वो फिर से उसकी एनर्जी खींचने वाली है। रॉस ने पूछा, बैठक में करें या बालकनी में? वो बोला, बालकनी में कोई देख लेगा। वो बोली, ठीक है, बैठक में, जगह से फर्क नहीं पड़ता। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं और सोफे पर लेट गया। रॉस बोली, क्या कर रहे हो? मैं तो टेस्ट की तैयारी की बात कर रही थी। दरअसल उसके हाथ में सेंट हिस्ट एकेडमी का कपल्स टेस्ट फॉर्म था। उसमें जोड़ों की आदतें और व्यक्तित्व का मिलान होता था। दोनों ने टेस्ट शुरू किया। जिसे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या? रॉस ने कहा, काला। लियोन बोला, सिल्वर। जब जवाबों की तुलना की तो दोनों ने झेंपते हुए कहा, बस संयोग था। फिर उन्होंने एक दूसरे के बारे में ज्ञान की परीक्षा ली। लियोन ने घमंड से कहा कि उसने ज्यादा अंक पाए हैं। रॉस मन ही मन उसकी बातों से प्रभावित हुई, खासकर जब उसने पूंछ की सुविधा तक सही लिखी थी। उसे एहसास हुआ कि लियोन बस उन्हीं बातों में ललती करता है जो उसके मन से जुड़ी हैं, क्योंकि उसने कभी किसी को अपने मन की बात बताई नहीं थी। वो सोचने लगी कि शायद अब वक्त है कि वो थोड़ा खुलकर उसके सामने आए। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास साथ रहने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए स्कोर का फ़र्क स्वाभाविक है, लेकिन नोहा के लिए हमें एक दूसरे को थोड़ा और समझना होगा। ये सुनकर रॉस शर्मा गई और बोली, बहाने बंद करो, सही जवाब लिखो। 1 हफ्ते बाद लियोन ने उनकी औसत रेटिंग में सुधार का जश्न मनाया, जबकि रॉस उसकी लैब में सो रही थी। जब वो जाने लगा तो रॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जाने से पहले मेरे बाथटब में नहा लो। वो चौंका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कमरे में नहाऊं? उसने उसे धक्का दिया, जाओ। बाथरूम में बैठा वो सोचने लगा कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है, क्या कुछ प्लान किया है? फिर खुद से कहा, शायद टेस्ट की टेंशन है, और उसने बस पल का आनंद लेने का सोचा। अचानक रॉस केवल एक तौलिए में अंदर आई और बोली, बहुत तनाव है, अब उसे दूर करना है। वो बोला, प्लीज किसी और तरह से दूर करो। वो मुस्कुराई, तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें थकाना। वो बोला, अब तो मैं हार मानता हूं। वो हंसकर बोली, अब भाग नहीं सकते, अपने किस्मत स्वीकार करो। आखिरकार सेंट हिस्ट एकेडमी की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। पहुंचकर लियोन उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। रॉस उसके साथ गंभीर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल रात की तनाव थेरेपी याद है? वो झुंझलाई और धीरे से गाली दी, लेकिन वो बस हंसा। अंदर जाकर उन्होंने महान परिवारों के प्रतीक देखे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, नोआ कॉस्मो मिल्की वे सिल्वर ड्रैगन ट्राइब। वो चौंकी क्योंकि लड़की सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी। लियोन ने पूछा, कोई दिक्कत? रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं, बस आश्चर्य है, ज्यादातर बच्चे 4 से 6 साल की उम्र में दाखिला लेते हैं। रॉस बोली, हमारी बेटी होशियार है और हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। फिर स्टाफ ने उन्हें 4थी मंजिल पर फैमिली इवैल्यूएशन के लिए भेजा। वहां 3 और परिवार बैठे थे। रॉस ने धीमे से पूछा, क्या ये आसान होंगे? लियोन बोला,
पुराना मैं होता तो 50 चालों में हरा देता। थोड़ी देर बाद उप प्रधानाचार्य वॉल्टर विल्सन अंदर आए और बोले कि वे अभिभावक मूल्यांकन लेंगे। दोनों मुस्कुराए, पर लियोन को शक था कि ये आदमी मुसीबत खड़ी करेगा। पहला सवाल था, आपकी शादी की सालगिरह कब है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये वही सवाल था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। फ्लैशबैक में रॉस ने चिंता जताई थी कि क्या जवाब दें, क्योंकि वे असली पति पत्नी तो थे ही नहीं। लियोन ने कहा, कोई यादगार तारीख चुन लो, और उसने कहना शुरू किया, साल 1733। एक ऐसा परिवार जहां पिता है शिकारी, माँ है ड्रैगन क्वीन और बेटी बन जाती है एकेडमी की टॉपर। लेकिन जब हेडमास्टर ने बोला, अब अपनी बेटी को किस करो, तो पूरा हॉल हिल गया। आज हम देखेंगे सेंट हिज एकेडमी का सबसे प्यारा, इमोशनल और मजेदार मोमेंट, जहां ड्रैगन फैमिली ने सबका दिल जीत लिया। सृष्टि युग। दोनों ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये 25 मई की तारीख थी जिस दिन वे काल कोठरी में मिले थे। उप प्रधानाचार्य ने बताया कि शादी और गर्भधान कितनी जल्दी हो गए, और शिकारी ने पहली नज़र के प्यार की कहानी गढ़ी। फिर मूल्यांकनकर्ता ने पूछा कि क्या उन्हें एक दूसरे में कोई कमियां या बुरी आदतें मिली। ज्यादा यकीन दिलाने के लिए लियोन ने हाँ कहा, जबकि रॉस वीस ने ना कहा, क्योंकि वे सहमत थे। प्रिटर ने बताया कि लियोन ने कहना शुरू किया कि कभी कभी उसे लगता था कि घर पर उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर भी वह रॉस वीस की बेहद कुशलता और हर चीज का बखूबी ध्यान रखने के लिए तारीफ करता रहा। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसकी वजह से तनाव बढ़ता है और वह और मदद करना चाहता है, और अंत में उससे मन ही मन विनती की कि वह उस पर अपना गुस्सा निकालना बंद करे। साक्षात्कार के दौरान महिला ने ड्रैगनिस्ट से पूछा कि उसके पति के सबसे आकर्षक गुण क्या हैं। रॉसवी ने फिर उसे सुंदर, बुद्धिमान और जिम्मेदार बताया और उसके कई गुणों का जिक्र किया। वह बनावटी मुस्कान के साथ सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तारीफ हो रही है या बस मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाया कि ज्यादा बात न करे। कुछ ही क्षणों बाद उसने उसे कसकर भींच लिया, जिससे उसे थोड़ा दर्द हुआ। इस दृश्य को देखकर साक्षात्कारकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों एक गहरे प्रेम में डूबे हुए जुड़े थे। कमरे में सभी के बीच एक सुखद माहौल में साक्षात्कार जारी रहा। अंत में मूल्यांकनकर्ता ने प्रस्ताव दिया कि वे एक दूसरे से एक अंतिम प्रश्न पूछें। रॉसवे मुस्कुराई और कहा कि उसे कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह अपने साथी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। फिर मूल्यांकनकर्ता ने शिकारी की ओर देखा, जो सोच रहा था कि मूल्यांकन जल्दी कैसे समाप्त किया जाए। लियोन ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए ये पूछा कि क्या उसे वो टेडी बियर पसंद आया था जो उसने उसे दिया था। इस अप्रत्याशित प्रश्न से रॉसवे भ्रमित हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा। लाल चेहरे के साथ उसने डरते हुए स्वीकार किया कि उसे उपहार बहुत पसंद आया था। संतुष्ट होकर वह मुस्कुराया और कहा कि उसे और कोई प्रश्न नहीं पूछना है। इस प्रकार मूल्यांकनकर्ता ने मूल्यांकन समाप्त किया और जोड़े को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद एक संदेशवाहक ड्रैगन खिड़की से उड़कर अंदर आया और मुमे ने घोषणा की कि संदेश पहुंच गया है। उत्सुकता से सभी मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए जब लियोन स्क्रॉल खोलने की तैयारी कर रहा था। पत्र में बताया गया था कि नोहा मूल्यांकन में पास हो गया है और उसे प्रवेश समारोह में शामिल होना चाहिए। बहनों ने उसकी सफलता का जश्न मनाया, जबकि माता पिता आश्चर्य से परिणाम देख रहे थे। बेन न्यूटन ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि वह और उसके माता पिता अद्भुत हैं। रॉस वाइज ने उसके साथी को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने जवाब दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोहा ने यह सब खुद किया है और वह उसकी बेटी है। मुस्कुराते हुए महिला ने एक भोज की घोषणा की और कहा कि वह मदद करेगा ताकि उसे महत्वहीन न लगे, जिससे वह उसे तुच्छ और द्वेषपूर्ण न कहे। और इस तरह सेंट हिज एकेडमी में प्रवेश समारोह का दिन आ ही गया। मंच पर प्रधानाध्यापक ने नए छात्रों का स्वागत किया और उन्हें प्रवेश पर बधाइयां दी। इसी बीच परिवारों और छात्रों के दर्शकों ने भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। जल्द ही प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि प्रथम स्थान प्राप्त छात्र नोहा के मैकेली और उसका परिवार मंच पर आएंगे। मुमे उत्साहित होकर खुशी से झूम उठी जब उसे पता चला कि उसके माता पिता और बहन भाषण देंगे। फिर लियोन, रॉस वाइज और नन्ही नोहा मंच की ओर बढ़ गईं। रास्ते में पिता ने याद किया कि कैसे 1 घंटे पहले उन्हें इस अप्रत्याशित भाषण के बारे में बताया गया था। मंच पर पहुंचकर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास अचानक आई ऐसी स्थिति का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर प्रधानाध्यापक ने छात्र से पूछा कि क्या उसके पास कोई सलाह या भावनाएं हैं जो वह साझा करना चाहती है। सबसे पहले लड़की ने कहा कि उसकी माँ, जो एक शक्तिशाली अजगर है, हमेशा उसके साथ थी और उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने अपनी बहन को हमेशा उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई। उत्सुकता से उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या उसकी बेटी भी अपने भाषण में उसका जिक्र करेगी। अंत में छोटी लड़की ने अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए अनगिनत रातें जागकर बिताई थीं।
उसके शब्द सुनकर वह स्पष्ट रूप से भावुक हो गए। फिर वक्ता ने अपने भाषण का अंत एक साधारण धन्यवाद से किया। बाद में हेडमास्टर ने सुझाव दिया कि लियोन अपने पिता के प्रेम को दर्शाने के लिए नोहा को किस करे। घबराए हुए उस आदमी ने सोचा कि क्या हेडमास्टर इस समारोह को अपनी फांसी में बदलना चाहते हैं। उसे मन ही मन याद आया कि अभी 1 महीने पहले लड़की ने उसे छूना तक नहीं दिया था। फुसफुसाते हुए उसने सुझाव दिया कि वे ज्यादा मेहनत से बचने के लिए बस गले मिल सकते हैं। हालांकि लड़की ने जिद की कि वह उसे चूमे और बात खत्म करे। उसकी प्रतिक्रिया से हैरान पिता एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि वह जिद कर रही थी। फिर उसने उसके माथे पर चूम लिया। दर्शकों में मुंह में चिल्लाई कि वह अपनी बहन को भी चूमना चाहती है, लेकिन नौकरानी ने उसे भागने से रोका। रॉस को राहत हुई कि यह सुझाव उसी पर नहीं हुआ था। प्रधानाचार्य ने मैची परिवार की प्रशंसा की और पूछा कि लीम कैसे अपनी पत्नी को भूल सकता है। इस सब के बीच लियोन ने सोचा कि प्रधानाचार्य थोड़ा हद पार कर रहा है, पर उसने ये सब छोड़ दिया क्योंकि यह दिन इतना महत्वपूर्ण था। लियोन ने रॉस वाइज की तरफ मुस्कुराकर कहा कि वे सबसे मिलनसार परिवार है। उसकी पत्नी आश्चर्य से फुसफुसाई, पर उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि लड़कियां देख रही थीं। रॉस वाइज ने सोचा कि वो इतनी शांत कैसे रह पाते हैं जबकि वो खुद नजदीक आने को लेकर घबरा रही है। लज्जा भूलकर उसने सोचा कि बस एक बार चुंबन कर लेगी, पर लियोन ने केवल एक त्वरित गाल पर चुंबन दिया और तुरंत पीछे हट गया। अप्रत्याशित व्यवहार ने उसे स्तब्ध कर दिया। वो अपना चेहरा छूकर सोचने लगी कि अब क्या हुआ। लियोन ने भीड़ की ओर मुड़कर धन्यवाद दिया और उनके फुसफुसाने पर उसने माना कि अब वो शांत महसूस कर रहा है। पत्नी ने महसूस किया कि उसे पब्लिक में इस्तेमाल किया गया और मन ही मन उसने बदला लेने की धमकी दी, पर वे सार्वजनिक थे। घटना के बाद प्रधानाचार्य ने परिवार को विश्राम के लिए विदा दिया। बाहर सबने विदाई ली और रॉस वाइज ने बेटी से कहा कि वो सप्ताहांत पर उसे लेने आएगी। म्यूम ने अपनी बहन को भले रहना ना भूले और नोआ ने आश्वासन दिया। लियोन ने सलाह दी कि वो खाए, पढ़े और अपना ध्यान रखे, पर लड़की ने कहा कि वो अब बची नहीं रही। तब उसने विनम्रता से बताया कि वो बस वही सलाह दे रहा था जो उसकी पत्नी शर्म के कारण नहीं दे पाई थी। गंभीर स्वर में पिता ने कहा कि यदि किसी ने उसे परेशान किया तो उसका सामना करे, वो उसका साथ देगा। नोआ ने पूछा कि क्या उसने कभी ऐसा किया, और लियोन ने हंसते हुए बताया कि बचपन में दादाजी के हाथों से अक्सर मार खानी पड़ती थी। वे सब मुस्कुराए और दूसरे क्षण घर की बात चली। बाद में सिल्वर ड्रैगन मंदिर की रानी के कार्यालय में उजाला फैला हुआ था। रोज ब्लड स्पेल, एक प्रतिबंधित जादू जो करने वाले की जान तिलांजलि ले लेता है, के बारे में पढ़ रही थी। उसने सोचा कि अगर इसे थोड़ा बदला जाए तो ये काम का साधन बन सकता है। अचानक द्वार खुला और उसकी भरोसेमंद सहायिका ने उसे अपनी महारानी को प्रणाम किया। संभ्रमित ने पूछताछ के बारे में जाना और सहायिका ने खेद के साथ बताया कि उसने टाइगर लॉरेंस और उसकी पत्नी का ठिकाना पता नहीं कर पाया। उनके निशान मिटा दिए गए थे। इस पर रॉसिस ने निष्कर्ष निकाला कि लियोन का गुरु वो साधारण किसान नहीं होगा जो उसने कहा था। उसने अपनी सेविका को और खोज जारी रखने और किसी भी नई जानकारी की रिपोर्ट करने का आदेश दिया। कुछ पल बाद हंटर प्रशिक्षण कर रहा था, एक डंडे से आक्रमण का अभ्यास कर रहा था। वो छोटी मून को नीचे की तरफ जोर से प्रहार करने के लिए कह रहा था। लड़की ने कई चालें एक साथ अनलैश की और पिता चकित रह गया। दूरी से रॉस ने दोनों को प्रशिक्षण लेते हुए देखा। जैसे ही बच्ची ने मां को देखा, उसने खुशी से आवाज लगाई। आदमी ने पूछा कि क्या उसने पगला के साथ अच्छा व्यवहार किया था। बच्ची ने हाँ कहा। रॉस वाइज ने पूछा कि क्या वो अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, और उसने कहा कि वो बहुत अच्छी रही। फिर रात्रि भोजन के लिए स्टेक का ऐलान किया गया। नोवा के टेस्ट रिपोर्ट में पूरे नंबर और कई विषयों में प्रथम स्थान दिखे। लियोन ने पेपर पर नोट किया कि नोवा ने शारीरिक परीक्षा में पहली नहीं आते, और इस पर यह समझाया कि उम्र के कारण उसकी सहनशीलता थोड़ी कम थी। उसने रिपोर्ट पर यह भी दिखाया कि उसकी जीत दर सबसे ज्यादा थी और रणनीति में वो उत्कृष्ट थी। नोवा ने हंसते हुए कहा कि उसे लगा कि उसकी मां हमेशा स्कूल में परफेक्ट स्कोर करती थी। पिता ने उसे समझाया कि उसने भी शुरुआत में पहली पोजीशन नहीं पाई थी, पर कड़ी मेहनत से वो आगे आया। वो उसे हतोत्साहित न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। म्यू ने पूछा कि अगर मां और पिता लड़ते तो कौन जीतता। दोनों माता पिता ने प्रोत्साहन से कहा कि वे ही जीत जाएंगे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ निहार कर चुनौती दी और अंततः बाहर जाकर काम की बात पर झगड़ने का फैसला किया। कुछ दिन बाद म्यू ने उत्साह से किसी के आने की सूचना दी। एक विशाल ड्रैगन आसमान से उतरा, लेवियाथन ड्रैगन, जो रॉस से भी बड़ा था। हंटर ने देखा कि विशाल शरीर के बावजूद यह ड्रैगन लड़ाई में कमजोर और शांत स्वभाव का था। अकादमी इसका उपयोग अंडों और हैचलिंग्स को पहुंचाने के लिए करती थी। एक नीली किरण नोआ को घेरे में ले गई और उसे उठाकर उसकी मां के पास लौटा दिया गया। रोज ने उसे स्वागत किया और म्यूम ने अपने बहन को गले लगाया। नोआ तुरंत कह उठी कि वो वापस आ गई है और उसने अपने पिता से संबोधन करने की आदत नहीं डाली। वो अभी भी पिता शब्द के लिए अनौपचारिक थी। खाना खजाना आगे बढ़ा। नोआ के रिपोर्ट कार्ड ने सबको प्रभावित किया। वो शारीरिक परीक्षा में प्रथम न होने के बावजूद रणनीति में सर्वश्रेष्ठ थी। रात में माता पिता ने मजाक में कहा कि अगर माँ और पिता आमने सामने लड़े तो कौन जीतेगा, और दोनों सहज होकर दावा कर गए कि वे ही विजेता होंगे। अंततः उन्होंने प्रशिक्षण का मंचन किया। दर्शक बच्चों की उत्सुकता, माजिकी आक्रमण और बचाव की चालें, और दोनों में तेज मुकाबला हुआ। लड़ाई के दौरान लियोन में गति और सहनशीलता दिखाई और रॉस वाइज ने अपनी जादुई दूरी की तकनीक अपनाई। एक विस्फोट हुआ, पर जब धुआं छटा तो लियोन बिजली सी ऊर्जा से घिरा हुआ बाहर आया। उसने किसी प्रकार का बूस्ट इस्तेमाल किया था। रॉस ने आश्चर्य से देखा कि उसने अपने शरीर को बिजली से मजबूत कर लिया था। लड़ाई तेज हुई और एक मोमेंट में लियोन ने अपने प्रतिबंधी को संतुलित भटकाकर उसे हवा में गिरने से रोक लिया, पर अंत में उसने ये माना कि उसने अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए अपनी जीत का आनंद लिया।
दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और लड़ाई बंद हो गई। वे कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे, फिर लज्जित हो गए। किसी रात बच्चों के कमरे में लियोन ने नोआ से अलविदा कहा और छोटी मून से अच्छे से रहने के निर्देश दिए। वो भावुक था, उसे अपनी बहनियों को अकेला छोड़ने का डर था। नोआ ने पिता के ड्रामों पर हंसी उड़ाई और कहा कि ये सब बस एक रात की बात है। मून ने मासूमियत से कहा कि माँ रात में पिता को खा जाएगी, वो एक बुक में पढ़कर आई थी, और सभी हंस पड़े। बाद में रॉस ने बच्चों को सुलाया और वयस्क बातें कम अस्पष्ट रूप से करने की बात कही। रात में रानी के कमरे में 2 शराब की बोतलें थीं। उसने उसे एक गिलास दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। रॉस वाइज शांत थी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने शर्त के अनुसार कुछ पूरा करने का वादा किया था। लियोन ने कहा कि वो मन नहीं था, वो सतर्क रहना चाहता था ताकि कोई उसे मनचाहा ना बना ले। फिर रॉस ने आश्चर्यजनक बात कही, उसने असल में चाहा था कि वो जीते। लियोन ने पूछा क्यों, और रॉस ने बताया कि अगर वो जीतता तो उसे 1 महीने का आराम मिलता और शायद वो ज्यादा दिलचस्प बन सकता था। पर वो ऐसा नहीं चाहती थी, उसने केवल एक मजेदार खेल का आइडिया सोचा था। उसने एक माजी की उपकरण दिखाया जिसे उसने स्काई सिटी से लिया था, जो कुछ समय के लिए छवियां रिकॉर्ड कर सकता था। उस पर दबाव में उसने स्वीकार किया कि वो उसे चुम्बन करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए वो अटक गया, फिर जोर से कहा कि वो उसे चुम्बन करना चाहता है, और बाद में उसे यह एहसास हुआ कि वो किसी माजी के प्रभाव के कारण असामान्य रूप से व्यवहार कर रहा था। रॉस ने उसे बताया कि उसने उसी तरह के प्रभाव महसूस किए थे जब किसी ने पहले उस पर कोई शाप डाला था, पर उसने कहा कि उसने माजिक को थोड़ा बदल लिया है ताकि केवल प्रभाव ही रहे, कीमत ना ली जाए। धीरे धीरे लियोन को महसूस हुआ कि उसका शरीर और मन अस्थिर हो रहे हैं, वो अपना नियंत्रण खो रहा था और शर्मिंदगी में पड़ा हुआ था। रॉस वाइज ने तब स्वीकार किया कि उसने उसे बांधने की कोशिश की। उसने कहा कि वो उसे पास रखना चाहती थी, भले ही कभी कभी वो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता। उस माजिकीय प्रभाव के असर से लियोन ने कुछ काम कर दिखाए जो वो उसने सामान्यतः नहीं किए होते। बाद में उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी शान छोड़ दी थी और इसे अपने सबसे बड़े अपमानों में से एक माना था। उस रात के बाद वो अपने व्यवहार से चौंक गया और खुद से पूछने लगा कि उसने जो किया वो क्यों किया। वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो बस उसे जगाने के लिए अपना कर रहा था, पर उसे ये सारी चीजें अजीब लगी। अगले दिन उसने महसूस किया कि वो माजिकीय प्रभाव से प्रभावित था और ये कि कुछ बातें उसके नियंत्रण से बाहर चली गई थी। वो परेशान हुआ, चिल्लाया और अंततः शांत बैठकर सोचा कि उसे ये सब कैसे संभालना है। वहीं वो रात जब शिकारी खुद शिकार बन गया। ड्रैगन क्वीन ने सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा तक बांध ली थी, और उससे एक प्याले वाइन में छिपा था एक ऐसा जादू जिससे निकलना अब नामुमकिन था। अपनी शर्त भूल जाओ। सौदे को याद करते हुए वो निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो उस हिस्से को भूल गया था। फिर लड़कियों ने पूछा कि क्या उनके पिता मर गए हैं, लेकिन रॉस ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने बस जरूरत से ज्यादा कर लिया है और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रात को सिल्वर ड्रैगन अभयारण्य के बच्चों के कमरे में लियोन ने अलविदा कहा। फिर उसने नोआ को म्यून की देखभाल करने के लिए कहा और सबसे छोटी को अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी। इसके तुरंत बाद वो भावुक हो गया और अपनी बेटियों को अकेला छोड़ने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। नोआ ने अपने पिता के नाटक पर सवार उठाया, उसे याद दिलाया कि वो उसकी मां के साथ बस एक रात की बात थी। घबराकर उसने जवाब दिया कि उसकी पत्नी द्वारा पूरी रात प्रताड़ित किया जाना फांसी से कहीं ज्यादा बुरा था। इस पर मून ने खुशी खुशी ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी मां उनके पिता को खाने वाली थी। उसने बताया कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि मादाएं नरों को खा जाती हैं, जबकि लियोन इस विचार में अपनी खुशी को लेकर चिंतित था। उसी समय रॉस प्रकट हुआ और उसने बच्चों को ऐसी बातें कहने के लिए डांटा। इसके तुरंत बाद उसने उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया और कहा कि वो उनके पिता के साथ केवल दिलचस्प बातों पर ही चर्चा करेगी। बेटियां सोच रही थीं कि वो दिलचस्प बातें क्या हो सकती हैं, तो बड़ों ने अस्पष्ट और परस्पर विरोधी जवाब दिए। धैर्य खोकर रोजेस ने उसे घसीट कर ले गई और कहा कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन उसने अपने आखिरी शब्द कहने का एक मौका मांगा। जैसे ही उसे घसीटा गया, लियोन चिल्लाया कि वो हमेशा अपनी बेटियों से प्यार करेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बड़े लोग अपरिपक्व होते हैं। चांदी के ड्रैगन की रानी के कमरे में शराब की 2 बोतलें और गिलास तैयार थे। उसने उसे एक गिलास शराब दी, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। उसके इनकार के बाद वो महिला चुपचाप अपने शराब के गिलास को देखती रही। उसने उससे सवाल किया, उसे याद दिलाया कि उसने शर्त हारने के बाद उसकी मांग पूरी करने का वादा किया था। लियोन ने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसे छेड़छाड़ से बचने के लिए होश में रहना होगा। अप्रत्याशित रूप से रॉसेस ने कबूल किया कि दरअसल वो चाहती थी कि वो लड़ाई जीत जाए। उसके इस खुलासे से भ्रमित होकर उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। उसने समझाया कि अगर वो जीत जाता तो उसे ठीक होने के लिए 1 महीना मिल जाता और शायद वो और भी दिलचस्प बन जाता। लियोन को शक हुआ। उसने फिर पूछा कि उसने हार क्यों नहीं मान ली। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, रानी ने कहा कि उसी पल उसे एक मजेदार गेम का आइडिया आया।
फिर उसने अपना वाइन का गिलास झुकाना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने अपने शरीर पर वाइन उड़ेलते हुए कहा कि हारने पर उसके चेहरे का भाव उसे बहुत पसंद था। चौंककर और घबराकर उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। फिर रॉस ने उसे मोहक अंदाज में उसे पूरी वाइन पीने का आदेश दिया। उसे लगा कि उसकी खुशबू के साथ मिली वाइन की खुशबू एक अद्भुत नजारा था। उसके लिए वो पल बस अनूठा हो गया। आवेग में लियोन झुक गया और सीधे उसके शरीर से वाइन पीने लगा। इस अप्रत्याशित हरकत से रॉस हैरान और अचंभित रह गए। उसके पीने के बाद उसने लाल चेहरे से पूछा कि क्या ये ऐसे ही अच्छा था। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। फिर रॉस ने उसे अपना मुंह खोलने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने होंठ काट लिए, जिससे खून बहने लगा। इसके साथ ही महिला झुकी और अपने खून की एक बूंद उसके मुंह में डाल दी। घबराकर शिकारी को एहसास हुआ कि उसके मुंह में जो मिला है वो खून है। फिर उसने उसे दूर धकेला और घबराहट में पूछा कि वो क्या सोच रही है, कि वो क्या कर रही है। कुछ अजीब महसूस करते हुए लियोन ने उस पर एक निषिद्ध जादू डालने का आरोप लगाया। उसने पुष्टि की कि यह रक्त का श्राप था जिससे वो पहले से ही परिचित था। इसी के साथ उस आदमी की आंखें तेज लाल चमकने लगीं। जब उसने कारण पूछा तो रॉस वाइस ने बताया कि वो उस जादू के बने रहने की अनुभूति से परेशान थी जो उसने उस पर डाला था। फिर लियोन ने उससे पूछा कि क्या वो जानती थी कि उस जादू की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि उसने जादू को इस तरह संशोधित कर दिया है कि केवल जादू का प्रभाव रह जाए। जादू के प्रभाव में उसने कहा कि उसका शरीर जल रहा था और उसका दिमाग शून्य हो रहा था। फिर रोसोविस ने उसकी छाती को छुआ और कबूल किया कि उसने हमेशा उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया था, यहां तक कि होता है जब एक इंसान ड्रैगन की रानी का गुलाम बन जाता है और प्यार, सजा और शक्ति एक ही कहानी में घुल जाते हैं। ये है व्हेन द ड्रैगन स्लेयर मैरीज द क्वीन ऑफ ड्रैगन्स AP3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों रानी के शानदार कमरे में पहुंचते हैं। फर्श पर गर्म पानी से भरा टब रखा है। लियो हैरान होकर पूछता है, ये किस लिए? रानी ठंडी आवाज में जवाब देती है, पैर धोने के लिए, मेरे पैर। लियो हक्का बक्का रह जाता है। क्या तुम मजाक कर रही हो? रानी मुस्कुराती है, क्या मैं इंसानों से मजाक करती हूं? मजबूरी में लियो घुटनों पर बैठ जाता है। ड्रैगन की सेवा करते हुए अपमान महसूस करता है। वो सोचता है, जिसने इतने शिकारी मारे, आज मैं उसी के पैरों पर हूं। रानी अधीर होकर कहती है, पैर पानी में डालो। जैसे ही पानी में पैर जाते हैं वो चीख उठती है, आह, ये बहुत गर्म है, और गुस्से में लियो को लात मार देती है। लियो पीछे गिर जाता है। वो कहती है, जानबूझकर किया ना? लियो मुस्कुराता है, आदेश तो आपका ही था। वो उसका सीना दबाकर कहती है, कभी सोचा था किसी ड्रैगन के नीचे दबोगे? दर्द से कराहता लियो कहता है, बस करो, पर वो और दबाव बढ़ा देती है। फिर लियो उसका पैर पकड़कर हंसता है। कई तरह के पैरों का स्वाद लिया है, पर ड्रैगन का नहीं। रानी चौंकती है, क्या मतलब? लियो कहता है, अब पता चल जाएगा, और वो सचमुच उसके पैर पर काट लेता है। रानी चीख उठती है, तुम मरोगे इंसान! की कसम खाती है। अगली सुबह नून नींद में उठती है और मां से पूछती है कि वो लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं। रॉस वाइस कहती है, कुछ नहीं। फिर वो लियो के चेहरे पर पट्टी देखती है और वही जवाब पाती है। बच्ची उलझन में मुस्कुराती है और कहती है, लगता है तुम दोनों कोई मजेदार खेल खेल रहे थे, अगली बार मैं भी खेलूंगी। महल के बाग में लियो और रॉस वाइस चुपचाप टहलते हैं। वो आगे गुस्से में चलती है और वो पीछे। दूर खड़ी दो नौकरानियां सोचती हैं कि ये जोड़ा डेट पर निकला है, पर उन्हें यह भी अजीब लगता है कि दोनों के बीच कोई नजदीकी नहीं है। चुप्पी तोड़ते हुए लियो पूछता है कि ये टहलना आखिर किस लिए है। वो बताती है कि उन्हें लोगों के सामने खुशहाल परिवार का दिखावा करना होगा। लियो को लगता है कि वो कुछ साजिश रच रही है।
दूर से नून देखती है और कहती है पापा तो बहुत सुस्त हैं, मम्मी का हाथ पकड़ना भी नहीं आता। वो दौड़कर आती है, दोनों का हाथ पकड़कर जोड़ देती है और कहती है घूमने निकलते हैं तो हाथ पकड़ना जरूरी होता है। ये देखकर दोनों लड़कियां छिपकर हंसती हैं। लियो सोचता है कि हाथ पकड़ना रॉसवाइस को इतना असहज क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है बच्चियां तुम्हें माँ कहती हैं पर मम्मी नहीं कहती, इसलिए थोड़ा अजनबीपन लगता है। रॉस उलझ जाती है कि दोनों शब्दों में क्या फर्क है। लियो मुस्कुराकर सुझाव देता है कि अब से वे उसे मम्मी कहने की कोशिश करें। वो चौंक जाती है लेकिन मान जाती है। फिर वो उसे खींचते हुए कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे महल के पीछे बने गोदाम नुमा स्थान पर ले जाती है। दरवाजा खुलते हुए कहती है नाम चाहे जो रख लो, जगह तो यही है। अंदर पहुंचकर लियो को वहां का खजाना देखकर हैरानी होती है। फिर उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर जाती है जिसे उसकी दादी ने दिया था। रॉसवाइस बताती है कि कुछ चीजें उसके लिए यादें हैं, बाकी युद्ध की ट्रॉफियां। वो अपने परिवार की कहानी बताती है कि वो और उसकी बहन अपनी दादी के साथ बड़ी हुई थी। लियो कहता है कि वो भी अनाथालय में पला और उसके गुरु ने उसे अपनाया। फिर वो पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है। रानी एक संदूक के पास जाती है और कहती है इसमें वो है जो तुम्हें तुम्हारी चिंताओं से दूर रखेगा। वो संदूक खुलती है और लियो दंग रह जाता है क्योंकि उसमें उसकी पुरानी काली सुनहरी कवच होती है। रॉस मुस्कुराकर कहती है क्या तुम इसे हमेशा वापस नहीं चाहते थे। वो यकीन नहीं कर पाता कि ये सच है। जैसे ही वो कवच को छूता है उस पर जादुई रून चमक उठते हैं। रॉसवाइस विजयी मुस्कान के साथ कहती है आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। वो बताती है कि उसने कवच पर ड्रैगन का निशान लगाया था जो उसके स्पर्श से सक्रिय हुआ। लियो दर्द से कराहता है और पछताता है कि उसने उस पर भरोसा किया। वो उसका ठुड्डी पकड़कर कहती है क्या तुम इसे सह सकोगे मेरे प्यारे पति। फिर वो उसे जमीन पर धकेल देती है। जादू का असर उसके शरीर में फैलता है और रॉसवाइस झुककर मुस्कुराती है मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने के कई तरीके सोचे थे पर तुम खुद ही फंस गए। लियो हक्का बक्का रह जाता है। वो पूछता है क्या परिवार की बातें और वो सब झूठ था। वो जवाब देती है सब सच था पर मेरे इरादे नहीं बदले। फिर वो उसकी बात याद दिलाती है तुमने कहा था कि मुझे नियंत्रण पसंद है। सही कहा था। फिर झुककर उसे चूमती है और कहती है अब तैयार हो जाओ मेरे प्याले पति। दरवाजे बंद हो जाते हैं और ड्रैगन शिकारी की किस्मत सील हो जाती है। कई घंटे बाद वो थका हुआ सांस लेते हुए कहता है आखिर खत्म हुआ। रॉस संतुष्ट निगाहों से उसे देखती है। लियो चिढ़कर पूछता है अब क्या चाहिए तुम्हें। वो मुस्कुराकर कहती है तुम्हारे जख्म अब भर गए हैं, अब तुम और परिपक्व लगते हो। वो गुस्से से कहता है मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। रॉस हंसकर कहती है तुम थोड़े समझदार तो हुए हो पर तुम्हारा शरीर तो बहुत गिर गया है। ये सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। अगली सुबह वो थका हुआ दरवाजा खोलता है। रॉसवाइस सामने खड़ी होती है और मुस्कुराकर कहती है गुड मॉर्निंग। लगता है ठीक से नींद नहीं आई। लियो गुस्से से कहता है किसकी वजह से, पर वो मासूम बनती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहती है नुआ की परीक्षा आ रही है, तुम्हें उसे पढ़ाना है। छेड़ते हुए जोड़ती है कल रात के बाद अब अपनी काबिलियत किसी और तरीके से साबित करना। लियो चढ़कर कहता है मैं साबित कर दूंगा, बस फिर मुझे इनाम चाहिए। रॉस हंसकर कहती है ठीक है, बस हद से ज्यादा मत मांगना। सौदा तय हो जाता है। बाद में नन्ही नुआ पूछती है पापा आप मम्मी से क्यों झगड़ते हैं। लियो मुस्कुराकर कहता है हमारा यही बात करने का तरीका है। तभी वो पूछता है तुमने अभी क्या कहा। वो मासूमियत से दोहराती है मम्मी। लियो खुश होकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगा। बच्ची शर्मा जाती और कहती है अब पढ़ाई का समय है। रात में जब लियो पढ़ाई में लगा होता है रॉस आती और पूछती है अब तक सोए नहीं। वो बताता है कि वो नुआ के लिए खास स्टडी प्लान बना रहा है ताकि वो सिर्फ 1 महीने में परीक्षा पास कर ले। रॉस गर्व से कहती है वो मुझ पर गई है। लियो हंसकर कहता है मुझे तो शक है। वो अपने स्कूल के टॉपर्स के मेडल याद करता है और कहता है मैं जीनियस था, तुमने कौन सा इनाम जीता था। रॉस कुछ नहीं कह पाती। वो चिढ़कर उसे याद दिलाती है फिर भी मैं ही हूं जिसने तुम्हें कैद किया था। इस पर लियो झल्ला उठता है वो बस एक बार। रॉस हंसती है वो एक बार ही काफी था। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी पीली मिर्च पर जाती है। पूछती है ये क्या कर रहे हो। लियो कहता है नींद ना आए। वो चेतावनी देती है कि वो ड्रैगन क्लैन की मिर्च है, झेल नहीं पाओगे, लेकिन लियो खा लेता है और तुरंत चीख उठता है बहुत तीखी है। वो पानी ढूंढने लगता है, तभी रॉस उसका चेहरा पकड़कर शांत करती है। लियो उसके ठंडे स्पर्श से सहर उठता है। वो हल्का शर्मा कर कहती है सोचा ठंडे हाथों से आराम मिलेगा। लियो मुस्कुराकर कहता है अब बेहतर लग रहा है। दोनों एक पल को झेप जाते हैं। रॉस उसे आदेश देती है अब सो जाओ और मिर्च मत खाना। वो उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि काश वो और देर तक मेरा चेहरा थामे रखती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक धोखेबाज ड्रैगन है और वो फिर से पढ़ाई में जुट जाता है। किताबों के पन्ने पलटते हुए उसे एक जड़ी बूटी का जिक्र दिखता है, ड्रैगन बिब फोर्स, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन वो नुआ को बताता है कि उसने उसका टेस्ट चेक कर लिया है। वो अंदाजा लगाती है 50 नंबर। लियो मुस्कुराकर कहता है 62। बच्ची मुठ्ठियां कस लेती है बस इतना ही।
उसकी आंखों में अब और बेहतर करने की चाह झलकती है। खांसी आई। उसने माफी मांगी और बताया कि कल जो पीली मिर्चें खाई थीं उसी की वजह से गला जल रहा है। तभी सुनहरे बालों वाली महिला वहां आई और नुआ को बताया कि उसके पिता पूरी रात जागकर काम कर रहे थे। उसने हंसते हुए कहा कि जागे रहने के लिए उन्होंने बहुत तीखी पीली मिर्चें खा ली थीं। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपने पिता की ओर एक छोटा डिब्बा बढ़ाया और कहा, ये लीजिए। वो हैरान होकर पूछता है, ये मेरे लिए? लड़की ने सिर हिलाया और बताया कि ये उसकी माँ ने भेजा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। वो औरत आखिर इतनी दयालु कैसे हो सकती है? फिर वो हंसकर बोला, चलो अब पढ़ाई शुरू करें। इस तरह पिता और बेटी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। कुछ समय बाद सिल्वर ड्रैगन के महल की रसोई में सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। 2 नौकरानियां सभी मांगी हुई चीजें लेकर आईं। युवक ने कहा कि उन्हें वहीं रख दें। वो सोच रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ बेकार चीजें भी मंगवाई थी ताकि कोई उसकी असली योजना का अंदाजा न लगा सके। वो मन ही मन जानता था कि भले ही सामग्री आम है, लेकिन इस औषधि के सफल होने की संभावना बहुत कम है। उसने सब चीजें पीसकर मिलाईं, फिर क्रम से उन्हें उबालने के लिए पात्र में डाला। कई घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि वो फिर असफल हो गया है। किताब में बताई गई विधि के मुताबिक उसने कई बार कोशिश की थी, पर हर बार शुद्धिकरण वाले चरण में विफल हुआ। उसे समझ आया कि अधिक ताप से औषधि का असर नष्ट हो जाता है। तभी बाहर आसमान में बिजली चमकी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा और बोला, लगता है बारिश होने वाली है। अचानक उसे अपने पुराने अलकेमी शिक्षक की बात याद आई, जहां आग असफल हो वहां बिजली काम करती है। उत्साहित होकर उसने जादुई शक्ति से आसवन की प्रक्रिया आजमाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि उसकी ताकत सीमित है, पर नियंत्रण उसके पास है। आधे घंटे बाद उसने अपने हाथ में एक छोटी गोली पकड़ी और खुश होकर बोला, ड्रैगन औषधि बनाना तो आसान है। तभी पीछे से नुआ की आवाज आई, डैडी क्या कर रहे हो? वो चौंक गया, बोला, नुआ? लड़की ने पूछा, क्या डैडी कॉफी छुपा रहे हैं? वो हंसकर बोला, नहीं, ये मम्मी की दवा है। लड़की ने पूछा, क्या मम्मी बीमार है? वो बोला, नहीं, बस थकान दूर करने के लिए। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि यह दवा असल में खुद के लिए बनाई थी। नुआ ने मासूमियत से कहा, डैडी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। वो मुस्कुराया, जरूर रखूंगा, जब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बाहर अब तेज तूफान बरस रहा था। अपने कमरे में बैठा वो सोचने लगा कि क्या ये औषधि इंसानों के लिए सुरक्षित है, इसलिए उसने इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, महारानी आप यहाँ? रॉसवाइस अंदर आई और बोली, मुझे नुआ ने बताया कि तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए कोई दवा बनाई है। वो मन ही मन झेम गया, ये छोटी ड्रैगन तो सब बता देती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि तुम इतने साधारण माहौल में भी औषधियां बना सकते हो। दिखाओ क्या तैयार किया है। उसने डिब्बा थमा दिया, सोचते हुए कि चाहे वो मना करे या नहीं, रानी से ले ही लेगी। रॉसवाइस ने डिब्बा खोला और बोली, अद्भुत, तुमने ड्रैगन स्ट्रेंथ जैसी औषधि इतनी कमजोर परिस्थितियों में बना ली। वो हैरान रह गया कि क्या वो सच में तारीफ कर रही है। रानी ने कहा, ये तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन अभी इसे लेना मना है। वो घबरा गया, क्यों? रानी ने समझाया, क्योंकि इसका असर इंसान के शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। वो बोला, क्या वाकई इतनी शक्तिशाली है? रॉसवाइस ने कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, इंसान इसे झेल नहीं सकता। पर युवक ने गर्व से कहा, मैंने अनगिनत ड्रैगनों को हराया है और तुम सोचती हो मैं एक दवा से हार जाऊंगा? रानी के रोकने से पहले उसने गोली मुंह में डाल ली और कहा, साहस ही मानवता का गीत है। रॉसवाइस घबराकर चिल्लाई, लियो! गोली का असर तुरंत उसके शरीर में फैल गया। ऊर्जा उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। रानी दौड़कर उसे थामती और कहती है, मत हिलो, मैं कोशिश करती हूं इसका असर कम करने की। वो दर्द में तड़पता है और कहता है, यही है मानव का साहस। बाहर तूफान और बिजली की गर्जना से पूरा महल कांप उठता है। नीली बिजली का गोला उसके शरीर को घेर लेता है। रानी हैरान होकर कहती है, तुम खुद पर बिजली का जादू इस्तेमाल कर रहे हो, पागल हो क्या? वो चुपचाप दर्द सहता है और अंततः बेहोश हो जाता है। रॉसवाइस उसे गिरने से पहले थाम लेती है। वो सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। जैसे ही वो उठकर डॉक्टर बुलाने जाती है, लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पलट कर देखती है, वो हंस रहा था।
और उसने दूसरे हाथ से रॉसवाइस की पूंछ पकड़ ली थी। वो झुंझलाकर बोली, अब क्या कर रहे हो? लियो मुस्कुराकर बोला, कहाँ जा रही हो मेरी पत्नी? रॉसवाइस चौंक गई। कौन तुम्हारी पत्नी? वो बोला, तुम, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रॉस ने सोचा शायद बिजली के असर से उसका दिमाग हड़बड़ा गया है, पर वो फिर भी जिद पकड़े रहा। आखिरकार वो बोली, ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? वो मुस्कुराया, मैं अपनी पत्नी से एक और बच्चा चाहता हूं। ये सुनकर रॉसवाइस संद रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझला कर कहा, जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखो पहले। पर वो बोला, मुझे तीसरा चाहिए। रानी ने सोचा अभी बहस करने से बेहतर है साथ देना। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो तुम्हारे देश चलेंगे और फिर। वो बोली नहीं पूरी, पर लियो खुश होकर उछल पड़ा, तुम सबसे अच्छी पत्नी हो। वो झुककर उसे चूमने की कोशिश करता है, पर रॉसवाइस उसे धक्का देकर बोली, ज्यादा फायदा मत उठाओ। फिर उसने उसे बेवकूफ कहा और मुंह पर मुक्का मारा। लियो अब क्या मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूं? लेकिन उसने बात बदल दी और कहा, मैं हार मानती हूं, बताओ इनाम में क्या चाहो? लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पहले से जानता है क्या चाहता है, मेरे गुरु और उनकी पत्नी की खैरियत का पता कराओ। रॉस ने हामी भरी और उसने औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा। बाद में सिल्वर ड्रैगन अभयारण्य के बगीचे में छोटी मून आई और पूछा, पापा बीमार हैं क्या? वो चौंक गया और बोला, क्यों? मून ने कहा, मम्मी कह रही थी कि आपने दवा ली है और पापा लोग बीमार नहीं कहते। वो भड़क गया कि रॉस ने ऐसा बच्चे से कैसे कह दिया। तभी उसने अपने होंठ काट लिए और उनमें से खून निकल आया। ये देखकर मून घबरा गई और बोली, पापा मरना मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं मूर्ख बच्ची। फिर उसने सोचा कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, सीधे साधे शब्द और दिल से बात करने वाली। फिर उसने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना बनाता हूँ। वो खुश हो गई। लियोन ने अपने औजार उठाए और एक रंगीन जादुई घुन बना दिया। उसने कहा, इसे घुमाओ, तुम उसकी पहेलियां हल कर सकती हो। मून बेहद खुश हो गई। उसने सोचा कि बच्चों की देखभाल करने में भी शायद उसका हाथ अच्छा है। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई ड्रैगन उसे दूर से देख रहा हो। फिर उसने तय किया कि बड़ी बेटी नोआ के लिए भी एक खिलौना बनाएगा। बाद में नोआ ने दरवाजे से झांका, देखा कि छोटी बहन सो रही है और मेज पर वही जादुई घुन पड़ा था, साथ में एक नोट, इसे हल कर सको तो देखना। वो मुस्कुराई, बोली कि उसे ऐसे खिलौनों में दिलचस्पी नहीं। फिर भी उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, धन्यवाद पापा। उस सवाल के सामने आदमी बिल्कुल चुप रह गया। तब रॉसवाइस ने समझाया कि उसका शरीर अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ कि वो ड्रैगन रूप ले सके। भावुक होकर म्यून ने अपने पिता से कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और उन्होंने वादा किया कि कोशिश करेंगे। हालांकि भीतर ही भीतर उन्हें लगा कि ये असंभव है। उस पल को पीछे छोड़कर परिवार शहर के दरवाजे की ओर बढ़ा। चारों तरफ इतने सारे ड्रैगन देखकर म्यून मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि इतनी तेज मत चलो। तभी लियोन के शरीर में हल्का कंपन हुआ। ये देखकर रॉसवाइस ने मजाक किया कि जागने के बाद पहली बार वो इतने ड्रैगन देख रहा है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या तुम डर गए? पर उसने इनकार किया और कहा, डर नहीं, बल्कि बहुत उत्साहित हूं। उसकी आंखें चमक उठीं, सोचते हुए कि इन सड़कों पर तो इनाम ही इनाम है और आज वो अमीर बनने वाला है। रॉस ने राहत की सांस ली कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले ही मुनाफा गिनने में लगा था। कुछ देर बाद वे एक फोटो स्टूडियो पहुंचे, जहां घंटी बजी और स्टाफ ने उनका स्वागत किया, सिल्वर ड्रैगन रानी और उसके परिवार के रूप में। अंदर पहुंचकर म्यून ने दीवार पर लगी ड्रैगन की तस्वीरों की ओर इशारा किया। जिज्ञासावश लियोन ने पूछा कि रॉसवाइस को खुद आने की जरूरत क्यों थी, जबकि राजा तो अपने कबीले को आदेश देते हैं। उसने कारण बताया, लेकिन लियोन ने चढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा खिताब उतना बड़ा भी नहीं। रॉस गुस्से में बोली, मेरा खिताब अब भी तुमसे ऊंचा है, और उसने उसके पैर पर हल्की ठोकर मारी। फोटोग्राफर ने कहा कि ये उसके लिए सम्मान की बात है। रॉसवाइस ने कहा कि वो तो बस किस्मत वाले हैं जो अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर उसने पूछा कि लियोन की पूंछ का क्या करें, तो लियोन ने कहा कि उसे ऐसा सूट चाहिए जिसमें पूंछ के लिए जगह ना हो। उसे याद आया कि पहले भी वो पूंछ की सजावट से इनकार कर चुका था, ये कहते हुए कि इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने कपड़े पहने। म्यून और नोआ नई ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही थी। फिर लियोन सफेद सूट पहनकर बाहर आया, इतना आकर्षक कि म्यून बोली, पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फोटोग्राफर ने भी तारीफ की
और लियोन ने याद किया कि उसने पिछली बार सूट ग्रेजुएशन के समय पहना था। उसने मुस्कुराकर नोआ से पूछा, कैसा लग रहा हूं? लड़की शर्मा गई और बोली, अच्छे लग रहे हैं। उसी पल पर्दे के पीछे से रॉस बाहर आई, काले गाउन में। सबने देखा तो लियोन चुप रह गया। जब रॉस ने पूछा क्या हुआ, तो उसने झेंप कर कहा, ड्रेस तुम पर खूब जच रही है। रॉस बोली, अगर तुम्हारी पूंछ होती तो और अच्छा लगता, लेकिन लियोन ने तुरंत मना कर दिया। बच्चियां उन्हें बुलाने लगी और फोटोग्राफर ने कहा कि अब परिवार की तस्वीर का समय है। दोनों को पास आने को कहा गया और झिझकते हुए वे पास आ गए। मुस्कुराइए की आवाज के साथ तस्वीरें ली गईं। जब फोटोज निकले तो फोटोग्राफर ने कहा कि वे एक असली जोड़े लग रहे हैं। फोटोज तैयार होने में 6 घंटे लगने वाले थे, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे शहर घूम आए। बाहर निकलते हुए सबने स्टाफ से विदा ली। चलते हुए म्यून ने एक गेम स्टॉल की ओर इशारा किया। रॉस ने हैरानी से कहा, अब खरीदारी? लियोन ने समझाया कि ये नोआ की परीक्षा से पहले रिलैक्स करने के लिए है। दोनों बच्चियां वहां खेलों के इनाम देखकर खुश हो गईं। तभी पास से शोर आया। दुकानदार बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा था कि कोशिश करते रहो तो निशाना लग जाएगा। लियोन ने देखा कि ये शूटिंग गेम है। नोआ हार गई तो उसने सोचा कि खेल ऐसा बनाया गया है कि दुकानदार ही हमेशा जीते। दुकानदार ने तब दंपत्ति को खेलने का मौका दिया और कहा कि वे अपनी बच्चियों के लिए टेडी बियर जीत सकते हैं। लियोन ने बच्चियों से पूछा, वाकई चाहती हो? दोनों ने ना कहा, पर वो समझ गया कि मतलब यस है। उसने 10 गोलियां मांगी और हंसते हुए कहा, भुगतान रॉस करेंगी। बंदूक पकड़ते हुए उसने कहा, शिकार एकेडमी के बाद पहली बार इसे छू रहा हूं। पहला निशाना बिल्कुल सटीक लगा। दुकानदार को यकीन था कि उसने बंदूक ऐसी ठीक की है कि कोई जीत ही ना पाए, लेकिन अगले ही पल सारे निशाने लग गए। म्यून खुशी से चिल्लाई, पापा बेस्ट हैं। रॉस ने मुस्कुराकर कहा, इतने भी बुरे नहीं। दुकानदार ने हार मान ली और टेडी दे दिए। लियोन ने बच्चों को पकड़ा दिए। रॉस ने देखा कि जब वो मन से कोशिश करता है तो उसमें एक अलग आकर्षण होता है। वो उसकी तरफ देखती रही और वो सोचने लगा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी पास की बच्ची ने भी अपनी माँ से टेडी मांगा और अगले ही पल रॉस के हाथ में भी एक बड़ा टेडी था। लियोन ने हंसकर कहा, अब तुम्हारे लिए भी जीत गया। रॉस ने कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन मान लिया कि वो प्यारे हैं। टेडी पकड़ते हुए रॉस ने धीरे से कहा, डिनर के बाद मेरे कमरे में आना। लियोन ये सुनकर सन्न रह गया। रात में महल जगमगा उठा। वो गलियारे में चलते हुए सोच रहा था कि शायद ये एक और निजी रात होने वाली है। उसने सोचा, अगर गया तो एक रात तकलीफ होगी, नहीं गया तो हफ्ते भर। तय करके वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर से पानी की आवाज आई। वो समझ गया कि रॉस नहा रही है। उसने शीशे के पार उसकी परछाई देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर दरवाजा खुला। रॉस केवल एक गाउन में बाहर आई और बोली, शुरू करें? वो डर गया क्योंकि वो समझ गया कि वो फिर से उसकी एनर्जी खींचने वाली है। रॉस ने पूछा, बैठक में करें या बालकनी में? वो बोला, बालकनी में कोई देख लेगा। वो बोली, ठीक है, बैठक में, जगह से फर्क नहीं पड़ता। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं और सोफे पर लेट गया। रॉस बोली, क्या कर रहे हो? मैं तो टेस्ट की तैयारी की बात कर रही थी। दरअसल उसके हाथ में सेंट हिस्ट एकेडमी का कपल्स टेस्ट फॉर्म था। उसमें जोड़ों की आदतें और व्यक्तित्व का मिलान होता था। दोनों ने टेस्ट शुरू किया। जिसे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या? रॉस ने कहा, काला। लियोन बोला, सिल्वर। जब जवाबों की तुलना की तो दोनों ने झेंपते हुए कहा, बस संयोग था। फिर उन्होंने एक दूसरे के बारे में ज्ञान की परीक्षा ली। लियोन ने घमंड से कहा कि उसने ज्यादा अंक पाए हैं। रॉस मन ही मन उसकी बातों से प्रभावित हुई, खासकर जब उसने पूंछ की सुविधा तक सही लिखी थी। उसे एहसास हुआ कि लियोन बस उन्हीं बातों में गलती करता है जो उसके मन से जुड़ी हैं, क्योंकि उसने कभी किसी को अपने मन की बात बताई नहीं थी। वो सोचने लगी कि शायद अब वक्त है कि वो थोड़ा खुलकर उसके सामने आए। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास साथ रहने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए स्कोर का फ़र्क स्वाभाविक है, लेकिन नोहा के लिए हमें एक दूसरे को थोड़ा और समझना होगा। ये सुनकर रॉस शर्मा गई और बोली, बहाने बंद करो, सही जवाब लिखो। 1 हफ्ते बाद लियोन ने उनकी औसत रेटिंग में सुधार का जश्न मनाया, जबकि रॉस उसकी लैब में सो रही थी। जब वो जाने लगा तो रॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जाने से पहले मेरे बाथटब में नहा लो। वो चौंका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कमरे में नहाऊं? उसने उसे धक्का दिया, जाओ। बाथरूम में बैठा वो सोचने लगा कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है, क्या कुछ प्लान किया है? फिर खुद से कहा, शायद टेस्ट की टेंशन है, और उसने बस पल का आनंद लेने का सोचा। अचानक रॉस केवल एक तौलिए में अंदर आई और बोली, बहुत तनाव है,
अब उसे दूर करना है। वो बोला, प्लीज किसी और तरह से दूर करो। वो मुस्कुराई। तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें थकाना। वो बोला, अब तो मैं हार मानता हूं। वो हंसकर बोली, अब भाग नहीं सकते, अपने किस्मत स्वीकार करो। आखिरकार सेंट हिस्ट एकेडमी की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। पहुंचकर लियोन उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। रॉस उसके साथ गंभीर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल रात की तनाव थेरेपी याद है? वो झुंझलाई और धीरे से गाली दी, लेकिन वो बस हंसा। अंदर जाकर उन्होंने महान परिवारों के प्रतीक देखे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, नोआ कॉस्मो मिल्की वे सिल्वर ड्रैगन ट्राइब। वो चौंकी, क्योंकि लड़की सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी। लियोन ने पूछा, कोई दिक्कत? रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं, बस आश्चर्य है, ज्यादातर बच्चे 4 से 6 साल की उम्र में दाखिला लेते हैं। रॉस बोली, हमारी बेटी होशियार है और हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। फिर स्टाफ ने उन्हें 4थी मंजिल पर फैमिली इवैल्यूएशन के लिए भेजा। वहां 3 और परिवार बैठे थे। रॉस ने धीमे से पूछा, क्या ये आसान होंगे? लियोन बोला, पुराना मैं होता तो 50 सालों में हरा देता। थोड़ी देर बाद उप प्रधानाचार्य वॉल्टर विल्सन अंदर आए और बोले कि वे अभिभावक मूल्यांकन लेंगे। दोनों मुस्कुराए, पर लियोन को शक था कि ये आदमी मुसीबत खड़ी करेगा। पहला सवाल था, आपकी शादी की सालगिरह कब है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये वही सवाल था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। फ्लैशबैक में रॉस ने चिंता जताई थी कि क्या जवाब दें, क्योंकि वे असली पति पत्नी तो थे ही नहीं। लियोन ने कहा, कोई यादगार तारीख चुन लो। और उसने कहना शुरू किया, साल 1733।